नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने मोदी और अमित शाह और उनकी सरकार का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया है। आज से ठीक 1 महीना पहले जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी सरकार जैसी लाचार नजर आ रही थी और मजबूरन पीएम मोदी को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 25 जुलाई को लेना पड़ा। अब वैसा ही माहौल गृह मंत्री अमित शाह के लिए बन चुका है। कहा जा सकता है कि आज राहुल गांधी ने अमित शाह के इस्तीफे की नींव डलवा दी है। अब देखना यही है कि कितने दिनों तक मोदी और अमित शाह एक दूसरे को बचाते हैं। आप जानते हैं कि आज दिन भर यानी करीब 6 साढ़े 6 घंटे राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने पर धरने पर बैठे रहे। उन्हें साहिल लोचब के लिए एफआईआर दर्ज करवानी थी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों का जब दमन किया, उसी में साहिल को पैलेट गन से कम 200 छर्रे लगे। ये बात अस्पताल की रिपोर्ट में सामने आई। राहुल गांधी इतना ही चाह रहे थे कि पायलट गन किसने चलाई, इस बात की जांच होनी चाहिए और यह तभी संभव है जब पुलिस एफआईआर दर्ज कराए। साहिल ने खुद बताया कि वो अपनी मां और वकील के साथ एक थाने से दूसरे थाने चक्कर काट रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। लिहाजा राहुल गांधी को मैदान में उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का किस तरह ख्याल रख रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह कैसे अपने पुलिस को चला रहे हैं, यह बात आज पूरे देश ने देख ली। एक पीड़ित एफआईआर के लिए भटकता रहे और नेता प्रतिपक्ष को उसके लिए 6 साढ़े 6 घंटे तक पुलिस थाने में बैठना पड़े, धरना देना पड़े, तो समझा जा सकता है कि आम आदमी की बात पुलिस और सरकार कैसे सुनते होंगे। बहरहाल अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी जांच शुरू की जा सकती है कि पायलट गन किसने चलाई और क्यों चलाई। अगर पुलिस ने चलाई है तो क्या उसके पास गृह मंत्री का आदेश था, और अगर किसी असामाजिक तत्व ने चलाई है तब भी मामला संगीन है, क्योंकि यह भी अमित शाह की लचर कानून व्यवस्था का नमूना है। कुल मिलाकर अमित शाह अब दोनों तरफ से फंस चुके हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 लोगों की कमेटी बना ली है, जिसे यही जांच करनी है कि जंतर मंतर पर पुलिस ने किस तरह दमन किया। अब देखना होगा कि क्या यह कमेटी दिल्ली पुलिस की एफआईआर और इस पर शुरू हुई जांच को भी संज्ञान में लेगी। क्या दिल्ली पुलिस वाकई एफआईआर के बाद जांच करना शुरू करेगी, ताकि साहिल जैसे बहुत से और लोगों को इंसाफ मिल सके। राहुल गांधी ने आज एकदम अलग किस्म की लड़ाई शुरू की है, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। इसीलिए रविशंकर प्रसाद, जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी, तमाम नेता राहुल गांधी को अराजक, कानून को हाथ में लेने वाला और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन जनता राहुल गांधी क्या है, राहुल कौन है, इस सवाल को नहीं पूछ रही है। उसे जवाब चाहिए कि पायलट गन किसने चलाई। अगर राहुल गांधी इस सवाल को उठाकर अराजकता फैला रहे हैं तो बीजेपी ने अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों किया, क्यों नहीं किया, यह भी जनता देख रही है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या अब अमित शाह के इस्तीफे की नींव पड़ चुकी है। इस थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं न्यूज पॉइंट, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी धरना प्रदर्शन दे रहे थे। आप देखिए, विजुअल्स देखिए, थाना, संसद मार्ग थाना, धरना प्रदर्शन। राहुल गांधी ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं पहले। उसके बाद हमारे साथी इकरार जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा, सुनिए जरा। देखिए, जैसे अभी कहा, शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई, आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है।
कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके तो एक बड़ी जीत यहां पर, एक बड़ी जीत राहुल गांधी की यहां पर हुई है। हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं उसी जगह से। इकरार, आप तक आवाज आ रही होगी, इकरार सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। इकरार, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? राहुल गांधी निकल गए वहां से और या अभी हैं, ये बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हुआ, जरा ये बताइए। जी देखिए राजीव जी, राहुल गांधी फिलहाल यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि जो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया और करीब 1 घंटे तक राजीव जी इस बात का इंतजार हुआ कि एफआईआर की कॉपी जब तक नहीं आती तब तक राहुल गांधी ने कहा कि वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। यानी कि सिर्फ आश्वासन पर राहुल गांधी नहीं माने, उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो उसकी कॉपी जो है वो मेरे तक कॉपी जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। इसके लिए वो लगातार जो है करीब 1 घंटे के आसपास उन्होंने इंतजार किया इसको लेकर, और जब एफआईआर की कॉपी उनके पास में आई और उस एफआईआर की कॉपी से जो साहिल है वो संतुष्ट हुए, उसके बाद ही राहुल गांधी ने इकरार आपको रोकना चाहूंगा, जरा आप अपने माइक को जरा ऊपर लीजिए क्योंकि आवाज वहां हल्ला गुल्ला ज्यादा है। माइक को थोड़ा सा ऊपर रखिए ताकि आपकी आवाज क्लियर आ पाए। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है और अपनी बात आगे बढ़ाइए जरा। और समझ रहा हूँ जैमर भी लगा हुआ है, वहाँ दिक्कत है। जी तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार सुबह करीब 11:30 बजे से इस यहाँ पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पे मौजूद हैं और क्योंकि तमाम जो अगर मैं डीसीपी ऑफिस की बात करूँ राजीव जी, तो एक वीआईपी जो है वो एक तरीके से एक लॉबी बनी होती है जिसमें जो तमाम जो बड़े नेता जब भी आते हैं तो उनको इंतजार के लिए वहाँ बैठाया जाता है, जिसमें तमाम एसी कूलर तमाम चीज़ें लगी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ ना बैठने की बजाय बाहर बिल्कुल गेट के बाहर, डीसीपी ऑफिस के बिल्कुल गेट के बाहर, अब वहाँ राहुल गांधी लगातार बैठे रहे और उसी कुर्सी पर जो है जो 6 से 7 घंटे तक लगातार वो बैठे रहे और अपनी जो आखिरकार जो उनकी मांग थी, जो पीड़ित की मांग थी, उस मांग के को पूरा होने के बाद में और उसके बाद भी जब तक एफआईआर की कॉपी उन्होंने नहीं देख ली तब तक वो यहाँ से नहीं हिले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि ये दिल्ली पुलिस चाहती थी कि एफआईआर हो, लेकिन जो गृह मंत्री है वो नहीं चाहते थे, जो होम सेक्रेटरी है वो नहीं चाहते थे कि जो एफआईआर हो। और वो एफआईआर जब हुई उसके बाद जब तक एफआईआर उन लोगों ने नहीं देख ली तब तक वो एफआईआर जो है वो सार्वजनिक नहीं की गई। यानी ये जो एक बड़ा सवाल जो राहुल गांधी ने खड़ा किया है कि किस तरीके से जो गृह मंत्री है वो इसमें इन्वॉल्व थे पूरी तरीके से, वो नहीं चाहते थे कि एफआईआर दर्ज हो। इसको लेकर हम बार बार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि एफआईआर बहुत बड़ी चीज नहीं, एक संवैधानिक अधिकार है हर किसी का कि कोई भी पीड़ित है वो एफआईआर दर्ज करवा सकता है, लेकिन इसको जानबूझकर लटकाया गया जिसके कारण अगर राहुल गांधी, आप ये समझ सकते हैं कि अगर राहुल गांधी यहाँ प्रोटेस्ट पर नहीं बैठते तो ये एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज होने के बाद में जब पीड़ित है जो साहिल है वो संतुष्ट हुए उससे, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि राहुल गांधी अगर एलओपी यहाँ आए हैं तो एफआईआर जरूर दर्ज होगी। यानी ये एक तरीके का विश्वास था, अब वो दिखाया गया पीड़ित पक्ष की तरफ से जो दिखाया गया। तो ये एक मामला नहीं है, सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं है,
ये लगातार जो है राजीव जी वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि किस तरीके से 20 तारीख को जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई उसको लेकर लगातार जो राहुल गांधी विभिन्न सोशल मीडिया जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट है उससे जो वीडियो शेयर कर रहे हैं। जिस तरह से ये साहिल थे, इनको पहले भी उन्होंने अपने जो 24 अकबर रोड है का जो उनका कार्यालय है कांग्रेस मुख्यालय, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी जो छर्रे उनको लगे थे वो दिखाया था। उनके साथ साथ और भी जो छात्राएं हैं जिनको पुलिस ने जो है जो पीटा था, जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया के सामने लेकर आए थे। यानी राहुल गांधी लगातार छात्रों से जुड़े मुद्दे हैं वो लगातार उठा रहे हैं। और अब मेरे पीछे आप देखिए जो ये भीड़ है, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की भीड़ है। लगातार जो है जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। जो तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो अंदर थे वो अब बाहर आ रहे हैं। और ये जो देखिए किस तरीके से जो है वो जीत की जो है वो खुशी है वो मना रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम अंदर राहुल गांधी से मिलने गए थे, हम उनका सपोर्ट करने गए थे, हमको मार मार के बाहर भगाया गया, हमको खींच के बाहर भगाया गया। यहाँ पे हमारा स्वतंत्र देश है पर हमको प्रदर्शन दिखाने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। ये सही में दर्दनाक काम है। तो लगातार जो है यहाँ भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, भीड़ है का जो कार्यकर्ता वो राहुल गांधी से वो मिलना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत देर से यह इंतज़ार कर रहे हैं। ये डीसीपी नई दिल्ली है, वो देखिए वो यहाँ बाहर आए हैं। और ये जो एक तरह से कुछ लोग हैं वो यहाँ जो प्रोटेस्ट पर जो कार्यकर्ता है वो एक तरीके से जो है वो दिल्ली पुलिस से कुछ उलझते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ता है या आम लोग हैं ये देखना होगा क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो लगातार यहाँ जो है वो चौकस है एक तरह से, क्योंकि जो तमाम वीवीआईपी थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में किस तरीके के जो लोग हैं वो यहाँ अब ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी शुरू कर दी है। मेरे साथ कांग्रेस की मौजूद थे, उनके साथ बर्बरता दोबारा कही है। और इसी के लिए आज सदन का हीरो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो थे वो सड़क पे मौजूद थे, इसी सब बातों की जवाबदेही के लिए, इसी सब बातों की अकाउंटेबिलिटी के लिए कि आखिर आज देश के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। क्या आप ताज्जुब करते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, देश को चलाने वाला, देश की रहनुमा जो है लाल किले से 15 अगस्त के दिन देश के युवाओं को दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है बीजेपी की सत्ता, बीजेपी की मानसिकता पे ये तमाम लोग देश को पीछे के दरवाजे से जो है वो धूल में मिला रहे हैं। आज देश के युवा सड़कों पे मौजूद है, जिन्हें यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए, जिन्हें लाइब्रेरी में होना चाहिए, जिन्हें अपने माँ बाप के पास होना चाहिए, आज वो अपने हक इंसाफ के लिए सड़कों पे उतरा पड़ा है। और इस तरह से कानून की रक्षा करने वालों ने धक्का दे रहे हैं, बजाय उनके साथ इंसाफ करने के, बजाय उनके साथ सुलह रहमी से बात करने के, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है। जी हुआ क्या नाजिया जी, क्या हुआ है अंदर जो इस तरीके से मामला हुआ? हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो अनिल बच्चा है उस पे जिस तरह से संसद पर पैलेट गन से हमले हुए हैं और उसको वो पूरा पार्ट उसका आंख उसकी डैमेज हो गई है। एम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो अब उसकी आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। और हम यही सवाल पूछने के लिए और इसी बात की अकाउंटेबिलिटी के लिए कानून के मंदिर में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे। हम ये नहीं कहते कि किसने करा है, हम किसी के नाम लेके, हम ये कहते हैं कि कौन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसके लिए आप एफआईआर दर्ज करिए और पुलिस बताए कि किसका ऑर्डर हुआ था, जिन्होंने देश के युवाओं को यहाँ पे ये ऑर्डर दिया। हम ऑर्डर की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या कहेंगे आप? एफआईआर दर्ज होना कानून की, इंसाफ की और राहुल गांधी के काफले की दूसरी सबसे बड़ी जीत है। और अब हम इंसाफ करेंगे कि माननीय न्यायालय सही तौर पर दोषी लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि देश के युवाओं का हौसला कभी भी कम ना हो और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कभी भी जरूरत पड़े तो उन्हें सड़क पे नहीं सदन में आवाज उठानी पड़े। ये बताइए 6-7 घंटे करीब हो गए एलओपी जो नेता प्रतिपक्ष है वो लगातार बैठे रहे, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? ऊपर से ऑर्डर नहीं आया होगा ना, ऑर्डर आएगा जब भी तो कि हम इसी बात का तो पूछ रहे हैं। ये सारे ऑर्डर देने वाला कौन है?
पुलिस प्रशासन ये कहता है ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर किसका आया है? कौन है ऑर्डर देने वाला? कौन है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से बड़ा कौन हो गया जो देश को पीछे से बैठ के चला रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जो कार्यकर्ता है उनमें जो है वो उत्साह है। अभी इमरान प्रतापगढ़ी है, वो आए हैं बाहर, जो कि सांसद है, राज्यसभा सांसद है वो। और सरकार सब कुछ नकारने के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। राहुल जी इस देश में छात्रों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। सरकार छात्रों पर अत्याचार करना बंद करे, वरना यही छात्र सरकार को उसके अहंकार को उखाड़ देंगे। अभी छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इमरान प्रतापगढ़ी जो कि राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, वो बाहर निकले हैं। लगातार इस तरह से जो लोगों का जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनके निकलना जारी है। आप लोग क्या कहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे आप लोग? इधर से क्या कहेंगे? एफआईआर जो मांग कर रहे थे राहुल गांधी, वो एफआईआर अब दर्ज हो गई है। आप इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये अनएजुकेटेड गवर्नमेंट है। ये युवता और स्टूडेंट है ना, उनको क्वेश्चन करेगा तो उनको ऊपर अरेस्ट करने का, उनको ऊपर लाठी चार्ज, इनका लाइफ टाइम है। तो भी स्टूडेंट के ऊपर लाठी चार्ज करने का इनका जिंदगी पूरा यही है। हम एक ही पूछ रहे हैं, स्टूडेंट को जस्टिस देना। वो लाठी चार्ज करे ना, वो कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा कांस्टेबल है, उनको शिक्षा करना पड़ेगा। हमारा वही डिमांड है। बिल्कुल है, जो है कार्यकर्ता जो है वो उनमें उत्साह है, उत्साह का माहौल है। लगातार जो है वो अपना उत्साह जो है वो दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? आज जो है बहुत बड़ी एक तरह से जीत हुई है। राहुल गांधी लगातार जो है वो यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे रहे और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, ये देश के युवाओं की जीत है, देश के छात्रों की जीत है। लेकिन सवाल यहाँ पे उठता है, देश के एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जिस तरीके से 6 घंटे संघर्ष करते हैं, फिर उसके बाद एक युवा पे जिन पे पायलट गन चलाई गई थी, फिर कहीं न कहीं जाकर दबाव में आकर, देश के किसानों के दबाव में आकर, माताओं बहनों के दबाव में आकर, स्टूडेंट के दबाव में आकर फिर कहीं न कहीं लोगों ने एफआईआर दर्ज किया है। तो आप ये समझिए, जो देश के आम नागरिक है वो कहाँ जाएंगे? ये किस स्तर की हमारे देश में राजनीति चल रही है? ये तंत्र है, कहते हैं देश में जब ऐसी कोई चीज आती है तो सबसे पहले पुलिस का प्रयोग किया जाता है। तो देश के गृह मंत्री इससे पहले भी हुए हैं, देश की सरकारें इससे पहले भी चली हैं, लेकिन कभी युवाओं को नहीं दबाया गया है, कभी किसानों को नहीं दबाया गया है। लेकिन आज पूरा किसान, पूरा युवा, माताएं बहनें जग चुकी हैं। यही सरकार जो सोई हुई है, यही सरकार जो अपनी सत्ता के नशे में डूबी हुई है, वो आज नहीं कल वो यही युवा इनको उखाड़ फेंकेंगे और कहीं ना कहीं वो ये बताएंगे कि सरकारें कैसे चलाई जाती हैं और सरकार कैसे चलाई जाती है। माननीय राहुल गांधी ने पूरी तरीके से सबके साथ संघर्ष किए हुए हैं और हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम युवाओं के साथ, तमाम महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। उन सबको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। जी, आप क्या कहेंगे? आज बहुत बड़ी एक तरह से जीत हुई है, राहुल गांधी लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक एफआईआर के लिए इतने घंटे तक इंतजार। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जनजी के साथ अत्याचार आपने देखा किस तरह से हुआ, जिस तरह से हिंदुस्तान के किसान के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान के नौजवान के साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, संघर्ष की घड़ी है, क्योंकि इस टाइम जो गृह मंत्री बैठे हुए हैं उनको आप जानते हैं, वो बड़े तानाशाह तरीके के तानाशाह गृह मंत्री रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ये कहती थी कि इस्तीफे नहीं होते, कहीं ने इस्तीफा देना कब पड़ा? जब संघर्ष हुआ। आज राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा से हिंदुस्तान के युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं, छात्र की आवाज उठाते रहे हैं। और जो बेरोजगार युवा पढ़ लिख के अपने गरीब माँ बाप का बच्चा पढ़ लिख के इस स्तर तक पहुंचता है, जब उसका अत्याचार होता है पेपर लीक को लेके, तो उसकी भी आवाज राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी को बैठना पड़ा कि ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है, इसके कान जो है वो बहरी सरकार है, वो बहुत देर में वो जगती है, वो नींद में सोई हुई सरकार है। इसलिए राहुल गांधी जी ने आज ये आवाज उठाई है और राहुल गांधी जी को इसलिए इतना समय लग गया कि सोए हुए ये बहरे गूंगे बहरे लोग हैं। तो बिल्कुल लगातार अब जो जिस तरह से ये दिल्ली पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान आए हैं, तो क्या ऐसा हुआ है कि अचानक से ये आ गए? क्या आप लोगों के बीच में या दिल्ली पुलिस के बीच में कुछ बहस हुई, कुछ कहासुनी हुई? देखिए, दिल्ली पुलिस क्या है,
दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के आदेश से चलती है। राहुल जी ने बोला क्या है? राहुल जी ने यही तो बोला कि पैलेट गन चली है छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली है तो दिल्ली पुलिस ने चलाई है, और दिल्ली पुलिस ने चलाई है तो दिल्ली पुलिस ने किसके कहने से पैलेट गन चलाई है? हमें उनका इस्तीफा चाहिए, हमें वो सस्पेंड चाहिए। और सबसे पहले हमें जो गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, अगर उसके आदेश से छात्रों के ऊपर पैलेट गन चली है, जेएनजी के ऊपर पैलेट गन चली है, जिससे उनका अंग भंग भी हुआ है, उसकी आंख चली गई मेरे भाई की, उसको पहले तो गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं हम लोग, अमित शाह का। उसके बाद जिन लोगों ने पैलेट गन उनके आदेश पे चलाई, हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उन्हें सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी देश के छात्रों के साथ, देश के जेएनजी के साथ, देश की आधी आबादी महिलाओं के साथ खड़े हैं। तो आप ये मेरे को बता दें कि वो गलत क्या कर रहे हैं? ये पुलिस जो है, ये पुलिस गृह मंत्री की पुलिस है, ये पुलिस अमित शाह की पुलिस है। तो इसमें राहुल जी, देखिए राहुल जी संघर्ष करते रहे और राहुल जी भी आगे, अगर राहुल जी को आगे संघर्ष करना पड़ा तो राहुल जी छात्रों के साथ, युवाओं के साथ खड़े रहते हैं। और हम भी राहुल जी के सिपाही हैं, हम भी पीछे हटने वाले हैं नहीं। चाहे पुलिस हमें जेल में डाल दे, चाहे हमें गोली मार दे या पैलेट गन से मार दे, हम भागने वाले हैं नहीं। जिस तरह से 20 तारीख को आप लोगों के साथ हुआ, छात्रों के साथ हुआ, उसको लेकर जो है वो अब आप लोग क्या, जब एफआईआर दर्ज हो गई है, जब पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, इस तरह से तमाम जो राहुल गांधी बार बार छात्रों के मुद्दे उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो है वो छात्रों की पहली पसंद राहुल गांधी बन चुके हैं? देखिए, देश के अंदर जब मोदी की सरकार आई तो पहली वोट जो युवा थे, जो छात्र थे, जिन्होंने लगा कि राहुल, अगर मोदी आएगा तो देश का शासन में इतने पेपर लीक, इतना शोषण कभी नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि चलो नरेंद्र मोदी आया, क्या पता कुछ सुधार कर देगा, तो पहला वोट जब हिंदुस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी को पड़ा तो 2014 के अंदर उनकी सरकार बनी। आज पहला वोट है, छात्र का वोट है, जो नया वोटर है, आज वो राहुल गांधी जी उनकी पहली पसंद है। इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी है जो उनकी आवाज उठाते हैं, जो उनके साथ जो शोषण होता है, अत्याचार होता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो इसलिए आज राहुल गांधी जी हिंदुस्तान के युवाओं की, हिंदुस्तान के छात्रों की, हिंदुस्तान की आधी आबादी महिलाओं की पहली पसंद बन चुके हैं। जी बिल्कुल, ये युवा थे जो इन्हें अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस ने रोका, जिसके बाद जो है लगातार ये दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो युवा वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो है जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक सामने ये लोग प्रोटेस्ट के लिए बैठे थे, ये राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन जो पुलिस ने इनको नहीं मिलने दिया, जिसके बाद ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या जा रहे हैं? हम आतंकवादी नहीं है, हमारा महिलाओं के ऊपर उन लोगों ने अत्याचार किया, सिविल ड्रेस से धक्काया, ये कहाँ का न्याय होते हैं? We are not terrorist, we are not a terrorist, we are student। गोली मारना है, मार दो गोली। तो किसने, दिल्ली पुलिस ने आपके साथ आएंगे, दोबारा जिएंगे इस देश के लिए, गोली दोबारा मार देना। क्या हुआ सर आपके साथ अभी यहाँ पे हमारे बच्चों को धक्के लगाया है, हमारे लड़कियों को धक्के लगाया है। लड़कियों का इज्जत की बात होता है साहब, ऐसा कौन करता है? ऐसा कौन करता है? दिल्ली पुलिस मानना चाहिए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जी उन लोगों ने किया, माफी मांगना चाहिए। धक्का मुक्की करके उन लोगों ने बच्चों को ये किया, ऐसा कौन करता है? कौन करता है ऐसा? वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर स्टूडेंट, वी आर जेएनजी। जी बिल्कुल, लगातार ये लोग राहुल गांधी से मिलने की जो है वो बात का मिलना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है इनको अंदर जाने नहीं दिया और इनके साथ ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं कि इनके साथ जो है वो धक्का मुक्की की गई। तो ये लगातार जो है वही जो, अगर हम इसकी बात करें कि आज जो एक तरह से जीत हुई है, जो कांग्रेस की जीत हुई है, वो इसके कई मायने हैं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी छात्रों के साथ अपना जो है वो जुड़ाव जो है वो लगातार जुड़ाव उनका देखने को मिल रहा है। चाहे छात्रों की गूंज हो या लगातार जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया, उसमें छात्रों की वो बार बार जो है वो बात कर रहे हो, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हो। तो इस तरह से जो है वो लगातार जो है वो राहुल गांधी लगातार लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? आज आप लोगों की जो है जीत हुई, एक तरह से राहुल गांधी लगातार प्रोटेस्ट पर बैठे थे, उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई। इसको तानाशाह गृह मंत्रालय की, गृह मंत्री की ये बहुत बड़ी जो है एक तरीके से हार हुई है। और राहुल गांधी जी जो बब्बर शेर हैं और आज की डेट में मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की जो मजबूत आवाज़ हैं, राहुल गांधी जी ने आज एक बार फिर से साबित करके दिखाया है कि आपको संविधान से ऊपर आपकी कोई भी व्यवस्था नहीं है, आपको संविधान को मानना पड़ेगा। लोकतांत्रिक ढांचे पे जिस तरीके से हिटलर शाही एक तरीके से जो काबिज हुई है, आप कल्पना कीजिए कि एक घटना घटित हुई और उस घटना की एक भी एफआईआर जो है पुलिस के द्वारा नहीं की गई। घटना किसने उसको अंजाम दिया, वो
पुलिस की जांच का विषय है और वो करना चाहिए था उनको। तो ये आज एक तरीके से तानाशाही की एक दूसरी हार जो है आज दोबारा से हुई है माननीय राहुल गांधी जी के धरने पे बैठने के बाद। और ये केवल शो ऑफ नहीं है, राहुल गांधी जी वास्तव में ही देश के युवाओं के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ये आज उन्होंने साबित करके दिखाया है, चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो। 20 तारीख की घटना हो, उस दिन भी वो धरने पे बैठे, और आज एक सिंगल व्यक्ति के साथ भी अगर गलत हो रहा है तो वो उन्होंने ये साबित किया है कि पंक्ति में अगर अंतिम लाइन में भी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके साथ भी अगर गलत होगा तो उसके साथ राहुल गांधी खड़ा है। ये विश्वास दिलाने के लिए आज बहुत बड़ी जीत हुई है पूरे देश के युवाओं को। लेकिन सवाल यह है कि 6 से 7 घंटे का इंतजार उन्हें करना पड़ा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या एक एफआईआर दर्ज करने को लेकर इतनी बड़ी बात? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि नेता प्रतिपक्ष, जिसका एक बहुत बड़ा लोकतंत्र के अंदर में, संविधान के अंदर में एक बहुत बड़ा ओहदा है, एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए नेता प्रतिपक्ष को धरने पे बैठना पड़ता है 6-6 घंटे। हम आज उस देश के अंदर में रह रहे हैं। ये है आज इनका मॉडल, ये है ये न्यू इंडिया बनाने के लिए जो नारा दिया है ना, अभी हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के बाद में अब ये यही न्यू इंडिया है कि एक एफआईआर भी लिखवानी होगी हिंदुस्तान में, तो वहां लीडर ऑफ अपोजिशन को धरने पे बैठना पड़ेगा, तभी आपकी एफआईआर होगी। यही मोदी जी का न्यू इंडिया है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आज जिस तरह से राहुल गांधी लगातार धरने पे बैठे रहे, एक पीड़ित के साथ बैठे रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एफआईआर दर्ज हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश के राजनीति में ये बहुत बड़ा अध्याय लिखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष को एक संसद मार्ग थाने में रहकर और डीसीपी साहब के सामने एक एफआईआर के लिए आग्रह करना पड़ रहा है। एक देश में 2 नीति चल रही हैं, सरकार में एक फ़ोन से काम होता है और नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? नेता प्रतिपक्ष पीएम के बराबर का एक दर्जा होता है, जितना सरकार होती है उतना ही विपक्ष होता है। अगर विपक्ष की बात सरकार नहीं सुनेगी तो देश कैसे चलेगा? राहुल गांधी जी ने एक अन्याय के साथ खिलाफत, जो पैरागन जो पिस्टल वो लगी थी गोली, उसके खिलाफ उसके बच्चे की आंख में लगी, उसके शरीर में लगी, और उसका सबूत के साथ दिया है। और इसी थाने के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि इसी थाने के अंदर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि छात्रों पर गोली चली थी छात्र आंदोलन के समय। इसीलिए राहुल गांधी जी इसी थाने में एफआईआर कराने आए हैं। तो ये एक तरह से राहुल गांधी की जीत के रूप में देखा जा रहा है। और जो सवाल जो उठ रहे थे कि जो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, आखिरकार वो एफआईआर राहुल गांधी के दबाव में दर्ज हुई। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अपने आप को छात्रों के साथ या जो पीड़ित है उनके साथ अपने आप को जो है वो मिलाने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार छात्रों के साथ वो छात्रों की आवाज़ें उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से वांगचुक जी और सीजेपी के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। जैसे ही राहुल गांधी जी ने पीएम हाउस घेरा, उसके अगले दिन ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो आप किस नज़रिए से देखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देश किस तरह से देख रहा है ये देश को पता होना चाहिए। हमें ये पता है राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, बेरोजगारी की, मजदूर की, दबे कुचले की। मनरेगा इन्होंने खत्म कर दिया। मनरेगा राहुल गांधी ने गरीबों के लिए साथ काम किया था, 100 दिन की गारंटी रोजगार दी थी। आज बताइए मनरेगा का क्या हाल है? आप बताइए, सूचना का अधिकार दिया था, सूचना का अधिकार का क्या हाल है? तो राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार की लड़ाई भी अपने सरकार में रहते हुए भी लड़ी। मनरेगा लेके आए, 100 दिन का अधिकार लेके आए ग्रामीण के लिए। और आपने देखा होगा सूचना का अधिकार आज कहाँ है? आप एक आरटीआई डालिए, आज तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। जब तक आप लोकतंत्र की हत्या करते रहेंगे, राहुल गांधी उसको बचाने की हमेशा हर वर्षक कोशिश करेंगे। आज लोकतंत्र की जीत है, राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी ने संविधान के तहत ये दर्ज कराई है और एक गरीब का साथ दिया है। बिल्कुल। आप इसे कैसे देखते हैं? आप देखिए, राहुल गांधी जी जिस तरह से छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, आज मोदी सरकार में सबसे बड़ी बात है कि संविधान को कुचला जा रहा है। संविधान की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ सीधे डिक्टेटरशिप बात हो रही है, सीधे तानाशाही की बात हो रही है। मोदी, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? तानाशाही। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? तानाशाही कर रही है अमित शाह के दबाव में। छात्र के साथ उनको पैलेट गन से मारा गया, आंख उसका खराब हो गया, बॉडी में कई पार्ट ऑर्गन खराब हो चुके हैं। तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी ने क्या बोला कि एक एफआईआर दर्ज करो। छात्र के साथ आके एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है आप सरकार? इतने दिन लीडर ऑपोजिशन को 6 से 7 घंटा एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए रोड पे आना पड़ता है, थाने में जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी ये एफआईआर दर्ज नहीं होता। जब 6-7 घंटा हो जाता है, सरकार को दिखने लगते कि पब्लिक के दबाव में, राहुल गांधी जी के दबाव में, जनता के दबाव में, तब जान गए कि छात्र और जनता राहुल गांधी के साथ जा रही है, तब इन्हें दबाव में, मजबूरी में एफआईआर करना पड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? कुछ क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज की गई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एफआईआर बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए दर्ज। ये देश के खिलाफ मोदी सरकार
बहुत नाइंसाफ़ी कर पा रही है। ये महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर चीज़ का मुद्दा उठना चाहिए। FIR दर्ज हुआ, इसके सहमत में हमें राहुल गांधी के साथ हैं। जय हिंद। जी बिल्कुल लगातार जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो यहाँ पहुँचे थे, वो सभी एक ही सुर में बात कर रहे थे कि किस तरह से जो पीड़ित है उसके साथ राहुल गांधी खड़े रहे और आखिर राहुल गांधी के दबाव के कारण ही जो ये FIR दर्ज हो पाई है। नहीं तो करीब 1 महीने से करीब जो पीड़ित है वो लगातार थाने, अलग अलग थानों के चक्कर काट रहे हैं। तो एक ही बड़ा घटनाक्रम है जो कि इस समय देखा जा रहा है। जी इकरार, ये बताइए कि वहाँ अब राहुल गांधी निकल चुके हैं और जमावड़ा अभी आप दिखा भी रहे हैं, भीड़ काफ़ी है। और ये लोग, एक और तस्वीर आई कि दिल्ली कमिश्नरेट जो है उस पर अमित शाह का नाम लिखकर शेम मुर्दाबाद लिखा हुआ था, जिसको मिटा रही थी दिल्ली पुलिस को, मिटाना पड़ा। शायद आपने वो तस्वीर देखी होगी जो ये है उनका, जो जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, खैर वो तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप कई लोगों से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं, और खासकर कार्यकर्ताओं का जोश कितना यहाँ हाई दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी जीत के रूप में माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी की। एक बड़ी हार यहाँ पर नरेंद्र मोदी सरकार की दिखाई दे रही है, बताया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी आपकी बात हुई होगी काफ़ी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उनके बीच क्या है? पुलिस वालों से आपकी बात हुई होगी, जरा पुलिस वालों की भी, उनके क्या राय? क्योंकि जब लगभग 6.5-7 घंटे तक राहुल गांधी धरना देते रहे, तो इस बीच क्या कुछ हुआ वो जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए जैसा अगर हम बात करें कि जब प्रोटेस्ट की जब शुरुआत हुई, अगर हम शुरुआत से इसके बात करें तो ऐसा लग नहीं रहा था कि प्रोटेस्ट जो है इतना लंबा खिंच जाएगा, 6 घंटे 7 घंटे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और किसी तरफ से कोई भी जो है वो हलचल नहीं देखी गई। हम बार बार बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई, ना राहुल गांधी जो लगातार जो है वहाँ एक ही कुर्सी पर बैठे रहे, लगातार वो वहाँ उस कुर्सी से हिले नहीं। तो लगातार ये एक अंदेशा लग रहा था कि ये प्रोटेस्ट कितना लंबा, ये जो धरना है वो कितना लंबा चल सकता है। लेकिन आखिरकार जो राहुल गांधी का जो दबाव है वो काम आया और उसके बाद जो है FIR दर्ज की गई। FIR दर्ज करने के आश्वासन के बाद भी राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि जब तक FIR की कॉपी नहीं देख लेंगे वो, तब तक वो यहाँ से आज जाने वाले नहीं हैं। यानी ये राहुल गांधी की खासियत रही कि पीड़ित है पक्ष है, जो साहिल है, उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। और वो उनका कहना था कि मैं जो हूँ, ये युवक पिछले 1 महीने से करीब इसीलिए दर हर थाने के चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग थाने। अगर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना आते हैं तो उन्हें बाराखंबा थाने भेज दिया जाता है, ये कनॉट प्लेस थाने भेज दिया जाता है, लेकिन इनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। तो इसके पीछे साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि ये दबाव जो है, ये ऊपर से जो दबाव था जिसके कारण दिल्ली पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी। हालांकि जो जैसा उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के जो यहाँ मौजूद जो अधिकारी थे वो चाहते थे कि FIR दर्ज हो, लेकिन उनके ऊपर दबाव था, जिस दबाव के कारण वो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि किस तरह से जो होम सेक्रेटरी हैं वो और गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बाद में ही जो है इस जो FIR जो दर्ज की गई थी उसकी कॉपी बाद में बाहर आई। तो यानी ये बड़ा सवाल है राजीव जी। जो पूरे दिन का अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो बहुत बड़ा ये घटनाक्रम रहा है कि नेता प्रतिपक्ष एक FIR दर्ज कराने के लिए किसी थाने के अंदर बैठे रहते हैं, वो भी 6 घंटे से ज़्यादा और समय हो जाता है, और वो लगातार बैठे रहते हैं और बिना FIR दर्ज कराए वहाँ नहीं जाते। अक्सर ऐसा होता है कि कोई नेता अगर जाता है किसी के साथ जाता है तो एक प्रतीकात्मक रूप में जाकर थाने में बात कर लेता है, कुछ देर में वहाँ से निकल आता है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से हिलेंगे नहीं, और बिल्कुल वो अपनी बात पे कायम रहे। जब तक FIR दर्ज नहीं हुई तब तक वो यहाँ से हिले नहीं, और जब तक FIR की कॉपी उन्होंने नहीं देख ली तब तक वो जो है यहाँ से नहीं हिले। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो RAF के जवान थे वो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, वो अंदर जाना चाहते थे, थाने के अंदर राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया, जिसके बाद यहाँ RAF के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए थे। और उनको अब थाने को पूरी तरीके से जो भी प्रदर्शनकारी अंदर बैठे थे वो सब जो है अब वो बाहर आ गए। बाहर से भी अब ये जो है अपने
घर की तरफ निकल गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जीत के रूप में ये देखा जा रहा है। जो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इस प्रोटेस्ट को लेकर लगातार जो जमे रहे, और जमे रहने के बाद में उन्होंने आखिरकार एफआईआर दर्ज होने के बाद में ही यहाँ से गए। और अब बॉडी लैंग्वेज की अगर आप बात करें राजीव जी, तो शुरू से जब राहुल गांधी जब यहाँ दिल्ली पुलिस के जो अधिकारियों से जब उन्होंने पहले मुलाकात की और उसके बाद लगातार जब बैठे रहे, बिल्कुल रिलैक्स मूड में थे, कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी दबाव में है या किसी उसमें। लेकिन जिस समय एफआईआर की कॉपी आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित किया तो उनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान, एक तरीके से जीत की जो लहर वो देखी गई थी। और उसके बाद जो कांग्रेसी जो कार्यकर्ता जहाँ जो यहाँ मौजूद थे, उनमें खुशी की लहर थी, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उस इस्तीफे में किस तरीके से राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे, तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर वो धरने पर बैठे, उनको डिटेन करके ले जाया गया था, तो यहाँ भी इस तरीके के कयास दिन में लगाए जा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का जो दबाव है वो काम आया, और जो एफआईआर है वो दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करने के बाद में पूरी तरीके से राहुल गांधी संतुष्ट हुए उस एफआईआर से, और उनके संतुष्ट होने के साथ साथ जो पीड़ित पक्ष हैं साहिल, वो भी उसको लेकर संतुष्ट नजर आए। और उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही इस बात का विश्वास था कि अगर एलओपी मेरे साथ आए हैं तो मेरी शिकायत दर्ज की जाएगी, मेरी एफआईआर दर्ज की जाएगी। जी बिल्कुल इकरार, हमारे साथ आप बने रहिए। जरा ले आना चाहता हूं हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों को, जरा स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आप न्यूज पॉइंट देख रहे हैं। न्यूज पॉइंट में हम लगातार आपको न सिर्फ न्यूज पॉइंट बल्कि सुबह से लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में आज राहुल गांधी ने तहलका मचा दिया। राहुल गांधी चुपचाप पहुंचते हैं आज संसद मार्ग थाने पे और वहां कहते हैं कि एफआईआर दर्ज करो वरना मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगा। फाइनली वहां से निकलते हैं, बगल में डीसीपी कार्यालय है, वहां पहुंचते हैं और वहां भी ये काम नहीं हो पाता है, यानी एफआईआर दर्ज की उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है। राहुल गांधी बाहर निकलते हैं, वहीं पर धरने पर बैठ जाते हैं और फाइनली 6:45 बजे के लगभग राहुल गांधी के हाथ में एफआईआर की कॉपी आती है। बहुत बड़ी जीत राहुल गांधी की, बहुत बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की और बहुत बड़ी हार नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, गृह मंत्री की, गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी हार। राहुल गांधी उसके बाद कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने तो सुबह में ही बता दिया था कि हम तो एफआईआर करना चाहते हैं, एफआईआर दर्ज करना हम चाहते थे, लेकिन ऊपर से ऑर्डर था कि नहीं करना है। ये ऊपर कौन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत जी और साथ में अमलेंदु जी और इकरार हमारे साथी। तमाम साथियों आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से करता हूं। बहुत बड़ा दिन आज का, देश की सियासत में एक तूफान मचाने वाला दिन, हलचल मचाने वाला दिन। जल्दी से आना चाहता हूं सबसे पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आता हूं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? राजीव जी, अगर हमारे समाज में प्रचलित एक मुहावरे या लोकोक्ति के जरिए कहना चाहें तो सिर्फ एक वाक्य में कहा जा सकता है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके गृह मंत्रालय ने प्याज भी खाए और पादुकाएं भी खाई हैं। मैं थोड़ा से शब्द को बदल के बोल रहा हूं, तो आज सरकार ने प्याज और पादुकाएं दोनों खाई, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा राजीव जी। पिछले 2-3 महीनों से हर मुद्दे पर सरकार को इन्हीं दोनों चीजों को ग्रहण करना पड़ता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी मुहावरे को चरितार्थ करता है। आज के घटनाक्रम में 2-3 बहुत अहम बातें हैं राजीव जी। नंबर 1, राहुल गांधी अब सरप्राइज एलिमेंट अपनी राजनीति में पूरी तरह शामिल कर चुके हैं। ये शगल नरेंद्र मोदी का था, वे राजनीतिक फैसलों में अचानक किसी को भी पर्ची से मुख्यमंत्री बना देते थे या बड़ी बड़ी घोषणाएं आधी रात को नोटबंदी वगैरह वगैरह। लेकिन अब राहुल गांधी ने पिछले दिनों जितने आंदोलन किए हैं, ये उनकी राजनीतिक सूझबूझ और चौंकाने वाली कला के नमूने हैं। इससे भी ज्यादा गलती है कि राहुल गांधी केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रहते हैं। 24 घंटे पुलिस उनके आसपास रहती है। इसके बावजूद न दिल्ली की पुलिस, न गुप्तचर एजेंसियां, न उनकी हिफाजत में लगी हुई इकाइयां, न कांग्रेस पार्टी के नेता ये जान और समझ पाते हैं
कि अगले पल राहुल गांधी किधर मुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास जाते समय अचानक जिस तरह मुड़े और आज जिस तरह गए, 2-3 नेताओं के सिवा किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी वहां धरने पर। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी का धरना शुरू हुआ, सरकार कूद पड़ी। तमाम मंत्री, स्मृति ईरानी, महासचिव रविशंकर प्रसाद, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वे सारे लोग ज्ञान बांटने आ गए कि राहुल गांधी को कानून नहीं पता, राहुल गांधी सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए ये नौटंकी कर रहे हैं। सबका एक ही सुर था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है, विशेष जांच समिति, इसलिए एफआईआर नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, इन सब जानकारों को यह नहीं मालूम कि भारतीय न्याय संहिता भी जो बनी 2023 या पुरानी सीआरपीसी, उसकी धारा 154 स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी ऐसा अपराध, कोई भी ऐसी घटना जो संज्ञान लेने योग्य हो, उसकी एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस के पास विवेकाधिकार भी नहीं है इसके लिए। अगर कोई फरियाद है तो उसकी रिपोर्ट लिखना पड़ेगी, एफआईआर दर्ज करना पड़ेगी। भले उसकी शिकायत में जो बातें कही गई हो वे झूठी हो, गलत साबित हो, वो बाद का काम है, एफआईआर के बाद की जांच को। नंबर 2, ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस की ड्यूटी है, अनिवार्य। किसी भी तरह की कोई एसआईटी, कोई जांच समिति, भले वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हो, वो इस बात की ममानियत नहीं करती कि आप एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो हैरत होती है कि मोदी सरकार के इतने बड़े बड़े मंत्री, जो अब से मात्र 3-4 घंटे पहले तक अपनी ढपली, अपना राग बजा रहे थे कि राहुल गांधी जानते ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई, तो एफआईआर नहीं हो सकती। तो अब एफआईआर कैसे हो गई? अगला बिंदु यह है राजीव जी, बहुत सारे जानकार लोग पूछ रहे हैं कि अज्ञात के खिलाफ क्यों। ये एक तकनीकी पहलू है। चूंकि किसी पीड़ित व्यक्ति को यह नहीं मालूम है, साहिल लाचब को नहीं मालूम है कि किस XYZ पुलिसकर्मी के हाथ से उसको गोली लगी है, पैलेट गन के छर्रे लगे। राहुल गांधी ने मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी, 2-2 अस्पतालों की, छर्रे लेकर आए प्लास्टिक की डिब्बी में, उसके शरीर में अब भी दिल के पास है जो निकाला नहीं जा सका, निकाला नहीं जा सकता। इतने सबूतों के बावजूद फरियादी को यह नहीं मालूम कि असल में किसके हाथ की बंदूक थी, इसलिए अज्ञात में एफआईआर हुई है। लेकिन इसमें यह पहलू भी शामिल है कि पैलेट गन राजीव जी सिविलियंस को नहीं मिलती। हमें आपको किसी भी सूरत में किसी भी पैलेट गन नहीं मिल सकती। हमारे पास रिवॉल्वर, पिस्तौल, 12 बोर की बंदूक, 315 बोर, ये सब हो सकता है, लेकिन पैलेट गन नहीं हो सकती। अर्थात पैलेट गन पुलिस को ही मिलती है। साहिल लोचब के शरीर में जो छर्रे लगे हैं वो पुलिस को ही आवंटित पैलेट गन से निकले हैं। अब उसकी पड़ताल में आगे क्या होगा, संक्षेप में एफआईआर अज्ञात के खिलाफ है। उस दिन दिल्ली के जितने थानों में जितने पुलिस कर्मियों को पैलेट गन अलॉट हुई थी, गन का नंबर, संबंधित पुलिस कर्मचारी या अधिकारी का नाम, उसका बैज नंबर, सब थाने के माल खाने से राइफल अलॉट होते समय दर्ज होगा रजिस्टर में। उसके बाद इन हथियारों की फॉरेंसिक बैलिस्टिक जांच होगी। बैलिस्टिक जांच में साबित हो जाता है कि किस बंदूक से, किस पिस्तौल से, किस रिवॉल्वर से ये कारतूस निकला है, ये गोली किससे निकली। यद्यपि ये सब खाम ख्याली है कि ये कभी साबित होगा, क्योंकि अब तक तो दिल्ली पुलिस ने सब सफाई करवा दी होगी, फुल थ्रू से बंदूकों की सफाई हो गई होगी, अब वो बैलिस्टिक जांच से कुछ साबित नहीं होगी। लेकिन भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में आगे सुनवाई होगी, जांच समिति जांच करेगी, तो उसमें भी इस एफआईआर का जिक्र करना पड़ेगा। अंतिम बात, अभी तो एक एफआईआर हुई है राजीव जी। अस्पतालों की रिपोर्ट बता रही है कि दिल्ली में 8 या 10 लोगों को पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। कल से बाकी के फरियादी आ जाएंगे। दिल्ली का कोई पुलिस थाना, जंतर मंतर, संसद मार्ग, जंतर मंतर नहीं, शायद संसद मार्ग, कनॉट प्लेस थाना, अब किसी को एफआईआर
लिखने से मना नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी ने आज जो जीत हासिल की है वो बहुत बड़ी जीत है। ये मोदी सरकार के हौसले को पस्त करने वाली बात है। घुटनों पे आ गए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी सरकार। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इस जीत के बाद, इस राहुल गांधी की इस जीत के बाद घुटनों पर आई नरेंद्र मोदी की सरकार क्या करेगी? कितना ज्यादा टूट गई है नरेंद्र मोदी की सरकार, जरा ये भी समझते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए राजीव जी, ये कहा जाता है कोई आदमी पहली बार गलती करता है तो उसको गलती कहते हैं, दूसरी बात करता है तो उसे मूर्खता कहते हैं, और तीसरी बात क्या कहता है मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं इस समय बहुत सारे संभ्रांत लोगों के साथ बैठा हूं। लेकिन देखिए, प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने क्या, इन्हें जैसे कालिदास थे जिस पेड़ पे बैठे थे उसी की डाली को काट रहे थे, आज के तारीख मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श बन गए हैं वो कालिदास बन गए। ये इस प्रकार से अपने ही जड़ों को काटने के लिए उतारू हैं। ये अपनी जरा एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा स्वामी जी, एक मिनट के लिए जरा इस विजुअल को ले आइए जरा पीछे से, कैसे आए सुबह, जरा देखिए, बहुत मजेदार है। देखिए राहुल गांधी किस कार में आते हैं, ये भी देखिए, ये छोटी सी कार देखिए, ये नहीं, ये घर पहुंच गए, ये घर पहुंच गए, इस वक्त का है, वहां से निकले हैं और ऐसे ही चुपचाप ये घर पहुंच गए राहुल गांधी, ये वहां का है बिल्कुल 5 अपने उसमें घर पे। लेकिन आप देखिए कि ऐसे ही आए हैं राहुल गांधी, बिल्कुल बिना हल्ला गुल्ला के, कोई हो हंगामा नहीं कि हाँ दल बल के साथ गए, चलो जी बिल्कुल जा रहे हैं, दादा बन के जा रहे हैं, वैसा नहीं, चुपचाप जैसे गए थे प्रधानमंत्री के आवास पे वैसे ही चुपचाप आज पहुंचे। लेकिन ये अभी अपने घर की तस्वीर है। चलिए अपनी बात आप रखिए, आगे बढ़ाइए। तो असल में राजीव जी, ये लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। अब आप ये देखिए, आज के तारीख में देश का परसेप्शन क्या है? देश का परसेप्शन ये है कि हमारे देश के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ क्रूरता हुई है, उनके साथ दमन हुआ है, ये परसेप्शन है। अच्छा, क्या मूर्खी आदमी ऐसा कर सकता है कि इस परसेप्शन के सामने जाके खड़ा हो जाए और ये दिखाए कि मैं बच्चों के विरोध में हूं? भाई देखिए, सबको पता है कि 50% पॉपुलेशन जो है वो 30 साल से कम के बच्चों की है। ये बात सबको पता है कि देश के अंदर रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। आज ही आपने इकोनॉमिक टाइम्स से पढ़ा होगा, हमारे देश के अंदर कम से कम 1 लाख इंजीनियरिंग की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सारा पैसा खर्च करने के बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर लोगों को शिक्षा ना मिले, अच्छा फिर इन्होंने एक गलती कर दी वहां पे जयपुर के पास, वहां पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, गुंडागर्दी कर दी, सिर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। तो वहां पे अच्छा बाद में एपीपी न्यूज के लोग वहां पे गए, उन्होंने दिखाया कि स्कूल की हालत कितनी ज्यादा खराब है, जिसको कॉकरोच जनता पार्टी वाले देखने के लिए तैयार थे। तो आप परसेप्शन क्या क्रिएट कर रहे हैं? आप परसेप्शन ये क्रिएट कर रहे हैं, एक वर्ग तो समाज का ऐसा है जो बच्चों के साथ खड़ा है, और एक वर्ग ऐसा है जो कि बच्चों के ऊपर हुए अत्याचार का समर्थन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हर वो स्टैंड दे रही है। भाई देखिए, अगर मान लीजिए मैं इनका सलाहकार होता, इस समय आप बच्चों के साइड में खड़े होने की बात करिए ना। ये काम अगर 5 घंटे पहले आपने कर दिया होता तो राहुल गांधी को ये माइलेज ना मिलता। भाई जो राहुल गांधी कहा करते थे कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम मेरा है, ये बात सिद्ध हो रही है। अब मानी माने हीरो बन गए राहुल गांधी। अब वो पुणे के अंदर जाएंगे तो पुणे के अंदर जो वहां पे इकट्ठा होना चाहेंगी, उनको ये प्रेरणा मिलेगी कि ये आदमी है, भाई ये है जो कि हमारे देश के बच्चों के साथ खड़ा है, युवाओं के साथ खड़ा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बनाने की तैयारी कर रही है कि साहब बच्चों के हम खिलाफ खड़े हुए हैं। तो एक आदमी तो घाव लगा रहा है बच्चों को और एक आदमी मलहम लगा रहा है। तो आप बताइए, परसेप्शन के हिसाब से क्या पूरे देश के अंदर ये परसेप्शन नहीं बन रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है और राहुल गांधी उसका फायदा उठा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने कभी टेबल टेनिस खेली हो या बैडमिंटन खेला हो या शतरंज खेला हो, भाई आपकी जीतने की संभावना केवल इस बात पे डिपेंडेंट नहीं होती कि आप अच्छा खेलें, इस बात पे भी होती है कि आपका विपक्षी जो है खराब खेले। तो आज के तारीख में मुझे लग रहा है जो राहुल गांधी को स्कोरिंग पॉइंट मिल रहा है, ये दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बुरी तरह से बदहवासी है, आपसी मतभेद है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। और ये बात तो देखिए खुल के बाहर आनी होगी। और इस एफआईआर के लिखे जाने से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेटी बनाई है उसके ऊपर भी ये दबाव होगा कि अब भैया अगर तुमने बाएं दाएं करने की कोशिश की और जैसे राम जन्मभूमि के अंदर चंदा चोरी पे एसआईटी ने कह दिया कि किसी का
ये चंपत राय बंसल का और अनिल मिश्रा का और गोपाल राव का हाथ नहीं था। अगर उस तरह की यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश की, परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका है। देश के बच्चों के साथ पूरा देश का समाज खड़ा हुआ है और मैं इन लोगों से कहता हूं, अगर थोड़ी भी अकल तुम्हारे अंदर बाकी हो तो बच्चों से पंगा लेना बंद कर दो, वरना बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। ये बच्चे जो हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है। इनको इस प्रकार लाइटली मत लो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस प्रकार लाइटली मत लो, और लाइटली अगर लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत अभी दिखाई दे रही है। जैसे राहुल गांधी ने एक दिक्कत आज खड़ी कर दी, साफ साफ सीधा सीधा। जरा प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं जल्दी से, और फिर प्रेम कुमार जी, अमलेंदु जी, सब तमाम साथी हमारे साथ हैं। जरा तमाम साथियों को लेकर आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए जरा, इन तस्वीरों को आप देखिए। राहुल गांधी पहुंच के, प्रशांत जी जरा आप तक आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं अब, जबकि लगभग 6 साढ़े 6 घंटे तक राहुल गांधी डटे रहे और एफआईआर अब हाथ में है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, एफआईआर दर्ज करवा के ही माने, कैसे देखा जाए ये इस घटना को? आए थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर घर गए। राहुल गांधी आज धरने बैठे और एफआईआर की कॉपी लेकर गए। ये पहली एफआईआर है 1 महीने के बाद। दिल्ली पुलिस की छात्रों और युवाओं के ऊपर जो हिंसा हुई है उसकी पहली एफआईआर है, किसी जो भुक्तभोगी द्वारा, विक्टिम के द्वारा कंप्लेंट पे। तो ये बड़ी जीत है और इसके राजनीतिक मायने भी हैं, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन पहले एक बात की, ये एफआईआर का प्रोसेस क्या रहा। पैलेट गन, हम लोगों ने दिन में भी चर्चा की थी। पैलेट गन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वर्जित है। 10 पैलेट गन, 10 लोगों के पैलेट गन से घायल होने की बात अस्पतालों की रिपोर्ट से आई है, आरटीआई के जवाब में आई है। ये तो एक ही विक्टिम का एफआईआर अभी दर्ज हुई है, 10 हैं। ये किसने दिया एफआईआर उसका? दूसरी बात, दिल्ली पुलिस के रोजनामचे में जो उनका डेली डायरी होती है जी, उस जनरल डायरी में आरएएफ की एंट्री है पैलेट गन के बारे में। तो इससे दिल्ली पुलिस मुकर नहीं सकती थी। अब किसके आदेश से पैलेट गन हुई, क्या हुई, ये इस एफआईआर के मामले से आएगा मामला। दूसरी बात कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता में, संतोष रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस तरीके की कमेटियां आमतौर पर क्लीन चिट देने के लिए बनाई जाती हैं। ये एफआईआर की कॉपी है प्रशांत जी, ये एफआईआर की बड़ी जीत है। ये छात्रों के विपक्ष की बड़ी जीत है और हेकड़ी निकल गई, अमित शाह की हेकड़ी निकल गई। वो माने जाते चाणक्य हैं, बड़े ताकतवर हैं, कहाँ गए भाई? आप ही की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की ना, दबाव बढ़ गया है ना। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई और वो कमेटी, इस तरीके की कमेटियां आमतौर पे व्हाइट वॉश करने के लिए ही बनाई जाती हैं। अभी प्रोफेसर स्वामी राम जन्मभूमि की एसआईटी की बात कर रहे थे। कोई कमेटी पिछले 15 साल 10 साल को उठा के देख लीजिए, वो कमेटियां केवल और केवल क्लीन चिट देने के लिए बनाई जाती हैं। आज जो एफआईआर हो गई, अब उस कमेटी का जो ऑब्जेक्टिव होगा कि सब रफा दफा कर दो, सुनो इधर उधर की बात करके और कोई गोलमोल से रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को दे दो, अब वो नहीं हो पाएगा। वो कमेटी वेब रडार में आ गई जनता की और छात्रों के। तो ये एक बड़ी जीत जो है छात्रों की हुई है। आज बड़ी जीत जो है रूल ऑफ लॉ की हुई है कि एफआईआर कानूनी अधिकार है हर नागरिक का। जिसके साथ अपराध हुआ है उसका कानूनी अधिकार है ये कि वो जाएगा तो पुलिस मना नहीं कर सकती एफआईआर के लिए। लेकिन 1 महीना लग गया। वो लड़का साहिल घूमता रहा, उसकी वकील घूमती रही थाने थाने और उसके एफआईआर दर्ज नहीं हुई।
और ये एक्सपोज करता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष को थाने पे धरने बैठना पड़े 5 घंटे 6 घंटे, उसके बाद FIR दर्ज होगी, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस देश में दम तोड़ चुका है। केवल दबाव बनाने पर ही वो काम करेगा। न्यायपालिका के लिए बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और सेकंड पार्ट में हम आएंगे तो उसकी राजनीति की बात करेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में राजनीति की बात हम करेंगे कि आखिर राजनीति इसके पीछे क्या है। जरा जल्दी से प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, कितनी बड़ी घटना इसे मानते हैं आप? आज FIR सिर्फ ऐसे देखने के लिए एक FIR करवाना था। FIR दर्ज करवाने के लिए राहुल गांधी को संसद मार्ग, थाने और बगल में कमिश्नरेट, वहां धरना प्रदर्शन करना पड़ा। इसके क्या मायने हैं प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। इसके मायने को समझने के लिए हम थोड़ा हाइपोथेटिकल होते हैं। मान लिया कि ये FIR ही तो दर्ज कराना था। कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता आ जाते हैं, कोई लोकल लीडर आ जाते हैं FIR दर्ज कराने, लेकिन उनके आने के बजाय स्वयं राहुल गांधी आए। तो क्यों? यहां से आप देखें तो एक बात यह है कि राहुल गांधी ने ये बात साबित कर दी कि पैलेट गन का चलना, उसका FIR दर्ज नहीं होना और उस पर सरकार का नियमित रूप से झूठ बोलना, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो गढ़ी गई वो एक तरह से उसको एक्सपोज कर दिया राहुल गांधी ने, और ये बता दिया कि ये घटना ऊपर के इशारे से ही हो रही है। जो दिल्ली पुलिस कह रही थी ना ऊपर से आदेश है, तो वो ऊपर से वाली बात साबित हुई है। यानी पैलेट गन भी ऊपर से आदेश के बाद चले हैं और उसकी बात को दबाने का प्रयास भी ऊपर से हुआ, और FIR दर्ज नहीं करना भी ऊपर से हो रहा था, और FIR दर्ज किया भी गया तो ऊपर के आदेश से किया गया। अब ऊपर का आदेश जो है वो कैसे बदला, क्यों बदला, इसको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। कि अब जैसे राहुल गांधी आए, उनको अराजकतावादी घोषित कर दिया गया, उनको देश के कानून में विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, वो अपने ख्याति के लिए, हेडलाइन बनने के लिए तमाम बातें लेकर बीजेपी के बड़े बड़े शीर्षस्थ नेता सामने आ गए, इंक्लूडिंग JP नड्डा, रविशंकर प्रसाद, तमाम लोग। इसको अगर देखें तो ये रिएक्शन, और अब वो क्या बोलेंगे इस घटना के बाद, FIR दर्ज होने के बाद वो क्या बोलेंगे, इसको समझिए। ये जो है निश्चित रूप से आप जो बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। राहुल गांधी ने वो कर दिखाया जो आप करने नहीं दे रहे थे। और जो लोग तर्क दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी बन गई है, तो अब क्यों राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, तो उनको ये समझना होगा हाई पावर्ड कमेटी तो कल गठित हुई, 18 को आदेश आया, 21-20 को गठित हुई, तो इससे पहले लगभग 1 महीना हो गया तो FIR दर्ज नहीं की गई। तो जो विक्टिम छात्र है, वो विक्टिम छात्र क्या इस बात का इंतजार करेगा, ये सोचेगा कि हाई पावर्ड कमेटी जो गठित होगी उसके खिलाफ थोड़े गठित होगी कि उसको न्याय ना मिले? वो क्या सोचेगा? दिल्ली पुलिस क्या इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर्ड कमेटी बनाए और तब तक हम FIR दर्ज नहीं करेंगे? और क्या ये सारे बहाने जो हैं, इसका खोखलापन जो है राहुल गांधी ने खोल कर रख दिया। एक बात ये है, और इसका महत्व भी इसी बात में, क्योंकि ये सिंपल FIR का मामला नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के लोकल लीडर आके FIR कराने जाते, ये नहीं करा पाते। वो ये इसलिए करा पाए चूंकि ये मामला हाई लेवल का था, और FIR दर्ज करने का मतलब पैलेट गन चले हैं, और जिसके सबूत राहुल गांधी दे रहे थे, जिसको लोग मान नहीं रहे थे। बाद में ये कहा जाता कहीं चला होगा, उस दौरान नहीं चला, दिल्ली, इस तरह की बातें कहीं जाने लगी थी। तो इस तरह से डाइल्यूट करने का प्रयास हो रहा था। सरकार को एक तरह से फिर से रेस्पॉन्सिबल बना दिया है राहुल गांधी ने। छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से रेस्पॉन्सिबल बनाया था, और अब FIR दर्ज करवा करके राहुल गांधी ने रेस्पॉन्सिबल बनाया है। अब इसको एक और नजरिए से देखें, एक दिन बाद ही छात्रों की गूंज कार्यक्रम होना है। अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम जितना बड़ा होगा, अब उससे ज्यादा बड़ी घटना आज उन्होंने कर दी।
तो अब कल के जो छात्रों की गूंज होने वाली है उसका मेगा सक्सेस जो है इन्होंने तय कर दिया है। अब देश में ये मैसेज गया है कि छात्रों की आवाज अगर कोई देश में उठा सकता है तो राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति हैं। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को छोड़ करके बाकी भी तो अपोजिशन के नेता हैं राजीव जी, भाई वो क्यों नहीं आते, वो क्यों नहीं आवाज उठाते, वो क्यों नहीं डेयरिंग होते, वो क्यों नहीं गिरफ्तारी का जोखिम उठाते या थाने पर बैठते, लाठी डंडा खाने का जोखिम, सारा जोखिम राहुल गांधी के पास था। उनको बंद कर दिया जा सकता था, जैसे पिछली बार लहूलुहान कर दिया गया था, और भी बल प्रयोग हो सकता था। यह जोखिम देश में कोई दूसरा प्रतिपक्ष का नेता नहीं उठा रहा है और एकमात्र उम्मीद बन करके राहुल गांधी खड़े हुए हैं और लगातार उस चीज को स्ट्रांग कर रहे हैं कि भाई अपोजिशन का मतलब राहुल गांधी, छात्रों की आवाज का मतलब राहुल गांधी। ये चीज उन्होंने अचीव किया है, हाई लेवल पर अचीव किया है, और जितना उन्होंने अचीव किया है उतना ही ज्यादा उल्टा बीजेपी सरकार ने खोया है। अमित शाह मोदी सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है। वो क्या बोलेंगे उस पर अब जनता को यकीन नहीं होगा, क्योंकि लगातार झूठ बोले, उस झूठ को उन्होंने बेपर्द कर दिया राहुल गांधी ने। ये मैंने जो व्याख्या मेरी तात्कालिक है वो यही है जी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोबारा आता हूं आपके पास, और बहुत कुछ यहां समझने की जरूरत है। इसके क्या मायने हैं ये हम जान रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जंतर मंतर वाली घटना के कल 1 महीने पूरे हुए, 1 महीना हुआ कल, 20 जुलाई से 20 अगस्त 1 महीना, और आज 21 तारीख को राहुल गांधी को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। आखिर क्या इसके मायने हैं और इससे नरेंद्र मोदी की सरकार को कितना डेंट पहुंचा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से अमलिंदु जी, दिन भर कवर कर रहे थे आप भी, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं, फिर फटाफट डॉक्टर साहब के पास आता हूं। अमलिंदु जी, कैसे देखते हैं आप, कितनी बड़ी घटना है, कितना बड़ा झटका है नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, अमित शाह के लिए? क्या अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड अब और बढ़ेगी? राजीव जी, बिल्कुल अमित शाह के इस्तीफे की डिमांड और बढ़ेगी, और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करने के लिए यूथ कांग्रेस ने एक वेबसाइट भी बना दी है, अमित शाह मस्ट रिजाइन करके है, और उस पर आप जाके अपने दस्तखत कीजिए, अपना नाम उसमें जोड़िए। ये कार्यक्रम चल रहा है। राजीव जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे जब संसद का सत्र चल रहा था उस समय भी कि संसद का सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, क्या अब यही मामला खत्म हो जाएगा? मैंने उस समय भी कहा था कि संसद का सत्र खत्म होने के बाद भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग रुकने वाली नहीं है, ये होती रहेगी। अमित शाह बच नहीं सकते हैं। सरकार अगर ये सोचती है कि संसद के अंदर नहीं आएंगे और मानसून सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद शीतकालीन सत्र तक मामला ठंडा पड़ जाएगा, वो नहीं होगा। राहुल गांधी ने आज के इस कार्यक्रम के जरिए, इस धरने के जरिए कई संदेश एक साथ दे दिए हैं। सबसे पहला संदेश तो यही दे दिया है कि अमित शाह के इस्तीफे तक राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। यह एक स्पष्ट संदेश राजीव जी आज के इस धरना प्रदर्शन और सबके जरिए साफ तौर पर दे दिया गया है कि अमित शाह को जाना ही होगा, मस्ट रिजाइन, अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह हैं और जो भी कुछ हुआ है वो बिना अमित शाह के आदेश के नहीं हो सकता। आज भी जब राहुल गांधी सुबह पहुंचे और उसकी राजीव जी उनसे कहा गया, मतलब राहुल गांधी का कहना है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ऊपर से जो है अनुमति नहीं मिली है। तो ये ऊपर वाला कौन है जो अनुमति नहीं दे रहा है? जो ऊपर वाला अनुमति नहीं दे रहा था एफआईआर दर्ज करने की, उसी ऊपर वाले के आदेश पे गोली चली, उसी ऊपर वाले के आदेश पे पैलेट गन चली। ये अब साफ तौर पे स्पष्ट हो गया है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह एकदम साफ है कि ये उसी के आदेश पे चली। वरना वो ऊपर वाला कौन है जो एफआईआर दर्ज करने से रुक रहा था? सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ऐसा नहीं है कि साहब अब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी या पहले कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, वो हाई पावर्ड कमेटी थाना का दफ्तर नहीं है जहां एफआईआर दर्ज की जाती है। वो सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी है जो शिकायतें आई हैं उनकी जांच करेगी, और उन शिकायतों में वो एफआईआर भी शामिल हैं जो छात्रों के खिलाफ दर्ज हुई हैं या छात्रों ने दर्ज कराई हैं। वो पुलिस का हेड मुहर्रिर नहीं है, उसका चेयरमैन जो है कि वो एफआईआर दर्ज करेगा। तो इसलिए सुबह तक ये दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है तो इसलिए मामला विचाराधीन है, इसलिए एफआईआर नहीं की जा सकती। भाई ये ऐसा कौन सा कानून है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा तो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती? और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि कई राज्यों के महाधिवक्ता रहे हैं रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और कानून मंत्री भी रहे। वो भी आकर जाने कौन सा ज्ञान दे रहे थे। मुझे लगता है उनका भी जो है इंटर के बाद हाई स्कूल करा दिया मोदी जी ने, वो आकर ज्ञान बांट रहे थे।
अराजकता अराजकता अराजकता। अगर राहुल गांधी की दिन में अराजकता थी तो क्या ये मोदी सरकार राहुल गांधी की अराजकता के सामने उसने घुटने टेक दिए? राहुल गांधी अगर सुबह अराजक थे एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर, रविशंकर प्रसाद ने भी कहा, जेपी नड्डा ने भी कहा अराजकता है राहुल गांधी की, कहीं भी जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी अराजक थे सुबह, तो शाम के 6:45 जब एफआईआर दर्ज कर ली गई तो राहुल गांधी की अराजकता के सामने मोदी जी ने, अमित शाह जी ने घुटने टेक दिए। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करे कि राहुल गांधी के सामने घुटने टेक दिए हैं मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। तो ये इस तरीके से राजीव जी ये सब किया गया। हमने दिन में ही कहा था कि एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, ये नाटक कितना ही करा लें और जितना चलाएंगे उतना नुकसान होगा। दिन भर क्या हुआ राजीव जी? आज वो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, जो इनका सबका भक्त है, भक्त मीडिया, जो रोज उल्टे सीधे सवाल पूछता है, वो सुबह चला रहा था आशुतोष राणा, और उसके बाद तुरंत मालूम पड़ा कि राहुल गांधी में शिफ्ट हो गया। दिन भर राहुल गांधी स्क्रीन पर छाए हुए थे, सब गायब हो गया। तो आप जो इंतजाम कर रहे थे, जो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए भी आप जाने जाते हैं, वो हेडलाइन मैनेजमेंट भी राहुल गांधी ने आपको खराब कर दिया। दिन भर कोई खबरें ही नहीं थी, सिर्फ राहुल गांधी। मतलब उस कॉर्पोरेट मीडिया की भी मजबूरी हो गई कि दिन भर राहुल गांधी को दिखाए, ये मजबूरी हो गई उसकी। तो आप हेडलाइन मैनेजमेंट भी नहीं कर पाए। तो हर मोर्चे पर आप राहुल गांधी से पिटते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अभी नई सोशल मीडिया टीम बनाई, अपनी ट्रोल आर्मी नई बनाई। वो नई ट्रोल आर्मी भी जो है वो किस तरीके की निकली वो भी कोई पता नहीं चल पा रहा है कि बड़ी युवा ट्रोल आर्मी बनाई गई है। उसके जिम्मे भी कुछ काम पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वो भी आज दिन भर कुछ नहीं कर पाई। दिन भर राहुल गांधी छाए रहे सब तरफ, राहुल गांधी। एक और बात राजीव जी, आज लोचब जो है उसने साफ तौर पर एक तरीके से कहा, साहिल लोचब, कि अगर राहुल गांधी हैं तो आप मुतमईन रहिए कि राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। ये संदेश एकदम बिल्कुल साफ तौर पर चला गया कि राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। और एक बात राजीव जी, और वो बात यह है कि ये आंदोलन की कॉल दी गई थी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा। कॉकरोच जनता पार्टी की कॉल थी आंदोलन की। 20 तारीख को संसद मार्च का आह्वान कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का था। वायदा किया था जाकर अरविंद केजरीवाल ने और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने कि हम भर देंगे, बिल्कुल जनता मंतर संसद भवन तक भर देंगे। साहिल लोचब के साथ अरविंद केजरीवाल, अभिजीत दीपके, आशुतोष राका, चंद्रशेखर आजाद, ये सब क्यों दिखाई नहीं पड़े? आज पूरा एक जो है उनका कॉकरोच जनता पार्टी का सबके सोशल मीडिया हैंडल खामोश है इस घटना के ऊपर। क्यों खामोश है? कॉल तो आपकी थी, अगर वो घायल हुआ तो आपके उसमें हुआ, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये राजीव जी एक बड़ा सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर जरा जल्दी से डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं, आप इसके पॉलिटिकल मायने क्या देखते हैं और अब यहां से देश की सियासत की तस्वीर क्या दिखाई देती है? जबकि कल अभी राहुल गांधी को छात्रों की गूंज करनी है, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी प्रेम कुमार जी, और कल है शाम को पुणे में, जिसका लाइव टेलीकास्ट आप हमारे चैनल पे और लगातार उससे पहले आप देखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स वहां से पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम में डॉक्टर साहब क्या इसके पॉलिटिकल मायने हैं? कितना यहाँ नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूत होती हुई या कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद को भी नहीं लग रही होगी। उनके जो ज्ञानी ध्यानी मंत्री दोपहर में ज्ञान बांट रहे थे, हम इंतजार कर रहे हैं उनका एक और वीडियो आए आज कि दिल्ली की पुलिस ने कानून के खिलाफ जाकर एफआईआर दर्ज की है। उनकी हिम्मत हो तो मीडिया के सामने आकर कहें कि राहुल गांधी ने अराजकता पैदा करके कानून से खिलवाड़ करके एक एफआईआर दर्ज करा ली है। जहां तक इसके राजनीतिक मायने का सवाल है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता में रोज ठुकती हुई कीलों में से एक और कील है। प्रेम कुमार जी ने ठीक संदर्भ दिया कि कल पुणे में, और आपने भी कहा ही, कल पुणे में छात्राओं की गूंज होने वाली है। राहुल गांधी का आत्मविश्वास आज के बाद कितना और ऊंचा हो गया होगा। उनकी वो जो सियासी मांग है, ये एफआईआर तो ठीक है, एक कानूनी नुक्ता था जिसमें उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली है, पर इसका जो सियासी असर होगा वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग के और गहरा जाने का है।
नरेंद्र मोदी का संकट ये है कि हो सकता है वे अंदर खाने ये मान रहे हो या ये सोच रहे हो कि मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं, अमित शाह की गलतियों का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, इनके किए धरे की आंच मुझ पर आ रही है। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वे अमित शाह से इस्तीफा नहीं ले सकते। बहुत ही बड़ी बात होगी जिस दिन नरेंद्र मोदी अमित शाह से इस्तीफा मांगे या अमित शाह अपनी तरफ से इस्तीफा दें। बहुत सी चीजों के राजदार हैं, बहुत और ऐसी बातें होती हैं जिसमें आदमी अपने सबसे निकटतम व्यक्ति की कुर्बानी ऐसा नहीं ले सकता। वो दिन तब आएगा जब नरेंद्र मोदी को लगेगा कि अब इनकी वजह से मेरी ही कुर्सी जाने वाली है, तो फिर वे अमित शाह से नमस्ते कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी का मात्र 5.5 या 6 घंटे उनका धरना आंदोलन चला है। इसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पूरी सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं, उसे इतना कमजोर कर दिया है कि अब वे जिस तरह सदन में नहीं आ पा रहे थे, वे जनता का सामना करने की भी हैसियत में नहीं है। दूर बड़ी लंबी चौड़ी डी के उधर उस पार मंच पर खड़े होकर कहीं भाषण दे आए अलग बात है, लेकिन सीधे जनता के साथ पहले भी संवाद नहीं कर पाते थे। अब उनका हौसला जाता रहा। अंतिम बात मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि अभी अभी नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि एक विश्वविद्यालय में हर दिन एक विश्वविद्यालय में कोई मंत्री जाएगा। खबर तो ये भी है राजीव जी कि मंत्रियों ने कह दिया है, कहां हमें शेर के जबड़े में भेज रहे हो। युवाओं की भीड़ का सामना करने की ताकत नहीं है मंत्रियों में, और आप देखेंगे हो सकता है ये कार्यक्रम टल जाए। आज के इस घटनाक्रम से जो युवाओं का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस का मनोबल बढ़ा, कांग्रेस के छात्र संगठन का मनोबल बढ़ा है, इसका नतीजा आपको विश्वविद्यालय परिसरों में दिखाई देगा जब केंद्रीय मंत्री जाएंगे संवाद करने। अगर वे गए तो हम तो ये आग्रह करते हैं एक दिन प्रधानमंत्री खुद चले जाएं किसी विश्वविद्यालय परिसर में, ऐसे ही राहुल गांधी की तरह चौपाल लगाकर बात करके देख लें एक बार, क्या बुराई है। उनकी तो सुरक्षा बहुत ऊंचे दर्जे की है, देश में उनसे ज्यादा सुरक्षित कौन है। हिम्मत करें, एक बार चले जाए। इंदिरा गांधी तो गई थी जेएनयू में, खड़े होकर अपने खिलाफ ज्ञापन सुन रही थी। तो आज का घटनाक्रम मोदी और शाह की सत्ता को बेहद अंदर तक कमजोर करने वाला साबित होगा। जी राजीव। बिल्कुल, इस वक्त राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, पहले उस ट्वीट को देखते हैं, फिर वीडियो भी उसके साथ में, और फिर आता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। देखिए, साहिल की एफआईआर दर्ज हुई, ये न्याय की तरफ पहला कदम है, पर सोचिए एक एफआईआर लिखने की इजाजत तक गृह मंत्रालय से आनी पड़ी। अब समझ आया कि न्याय पर लगाम किसने लगा रखी है। ये साफ साफ गृह मंत्रालय की तरफ यहाँ राहुल गांधी। वीडियो ले आइए जरा स्क्रीन पर, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूँ। वीडियो लाइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल लोचब है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री एलओपी का, जिन्होंने मेरी 8 घंटे यहाँ बैठ के उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से इनकी टीम मेरे टच में थी, और लगातार ये भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो सडन ही सेट कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊँगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जितनी इन्होंने मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारत की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था उन्होंने मेरे लिए इतनी दुआएं करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी आँख बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके साथ? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो।
14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई है। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये बात हुई और आप यहाँ आए, सुबह जो पुलिस ने कहा उसके बाद? नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के मेरा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बस आप कुछ कहेंगे? सर का धन्यवाद करना चाहूँगी, इन्होंने हमारी इतनी मदद करी, हमें 8 घंटे के यहाँ बिठा रखा। ये नहीं होते तो हम आपको तो भगा ही देते। ये गई थी हमारे साथ, इन्होंने काम किया है, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं हम। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, फिर क्राइम ब्रांच ले गया। ये हमारे साथ थे जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिख रही थी। आज ये आए हैं तो आप सब जान पाएंगे कि देखिए, अभी तो जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए कितने दिन हो गए टोटल जब से आपको ये गोली लगी? 20 जुलाई को हुई थी। आज 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 6:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन, फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। तो सुना आपने, यहां पर साफ साफ राहुल गांधी ने कह दिया कि ये चाहते थे लेकिन ऊपर से था दबाव। स्वामी जी, आपने सुन लिया, यहां राहुल गांधी अपनी बात पूरी तरह से रखते हुए पूरा क्रेडिट और खासकर साहिल लोचब, और कह रहा है साहिल लोचब कि मैं हिंदू परिवार से हूं। साहिल नाम सुन के कई लोगों को लगता है मुस्लिम परिवार है, लेकिन सवाल यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का नहीं है। और क्यों यहाँ बोलना पड़ता है बार बार, समझ सकते हैं कि जो अभी हमारे शायद प्रशांत जी कह रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है उस राजनीति में ये चीज़ें हैं ही नहीं। उस राजनीति में 2 पार्ट है, एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ मुसलमान है। यानी बांटो और राज करो वाली राजनीति नरेंद्र मोदी अंग्रेजों से सीखी, और उसी राजनीति को नरेंद्र मोदी ही नहीं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो पार्टी है वो करती आई है। लेकिन अब ये राजनीति दूर जा रही है। क्या ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे उस प्रेशर का, जहाँ बार बार अब झुक रहे हैं? इस्तीफा हो गया देश के शिक्षा मंत्री का, यहाँ पर एफआईआर, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। कहने के लिए तो एक एफआईआर है। गृह मंत्री ने संसद के अंदर कहा था, आप याद कीजिए, कि अब तो ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं आप।
तो ये 5.5-6 घंटे तक आपको क्यों धरना प्रदर्शन करना पड़ा, अगर ऑनलाइन ही करा सकते हैं तो? स्वामी जी देखिए राजीव जी, लोगों को इसलिए बताना पड़ता है, इस बच्चे को इसलिए बताना पड़ा और मुस्कान शर्मा को इसलिए बताना पड़ा जब राहुल गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई थी कि हम हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं की भी आंख खुलनी चाहिए। ये जो कहते हैं ना हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को पता होना चाहिए वो किससे खतरे में है। देखिए आज के तारीख में अब ये एक्सप्लेनेशन आ रहा है साहब चीनी 65 रुपए क्यों हो गई, वो इथेनॉल की वजह से नहीं हुई। पहले बताया जा रहा था कि इथेनॉल मिलाएंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ना पेट्रोल सस्ता हुआ, इधर चीनी भी महंगी हो गई। इसीलिए लोगों को बताना पड़ रहा है। देखिए आज जो पैनल में सारे लोग बैठे हैं, मतलब इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सारे के सारे हिंदू हैं, लेकिन हम वो हिंदू हैं जो महात्मा गांधी को मानते हैं, हम गांधीवाद को मानते हैं, हम गोडसे के विरोधी हैं। अगर राकेश जी ने जो कहा, राजीव जी मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, राकेश जी कृपा करके ऐसी राय मत दीजिए मोदी जी अमित शाह साहब को। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में चले गए तो क्या पहन के जाएंगे, क्या बख्तरबंद पूरा अपना वो बना के जाएंगे? क्योंकि आज के तारीख में मैं युवाओं के संपर्क में रहता हूं, मैं जनता के संपर्क में रहता हूं और इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई कष्ट नहीं है। आज से 12 साल पहले जब मैं क्लास के अंदर पूछता था कि कितने लोग राहुल गांधी के साथ हैं, 60 बच्चों की क्लास में एक बच्चा राहुल गांधी के साथ होता था। आज मैं क्लास लेने जाता हूं तो 60 में से 55 बच्चे मोदी जी के पक्ष में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। क्रोध बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से उनकी एजेंसीज को भी पता होगा क्रोध कितना ज्यादा है, युवाओं में क्रोध कितना ज्यादा है, क्योंकि वो ठगे गए हैं, वो छले गए हैं। और ये जो छले गए लोग हैं इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, कोई भी परिवार। और ये जो बच्चे के साथ हुआ है और उसकी माता की बेबसी को आप देखिए, जिसका 19 साल का बच्चा उसको इस प्रकार से घायल कर दिया और उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं लिख रहे। एक चीज जो राहुल गांधी ने कही बिल्कुल प्रूव हो गई आज की तारीख में, एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट जिसमें इतनी गंभीर चोटें बच्चे को लगी हैं, उसकी एफआईआर लिखाने के लिए लीडर ऑपोजिशन को अगर 6 घंटे लगते हैं, इसका मतलब हमारे देश के अंदर इन लोगों ने क्या कर दिया है, पुलिस को कितने असीमित अधिकार दे दिए हैं। और ये जो ऊपर के आदेश वाले लोग हैं इनको भी ये समझ लेना चाहिए कि समय बदलता है, समय बदल गया है, मौसम बदल गया है और अब कृपा करके इस तरह की मूर्खता न करें। थोड़ा सा बच्चों के साथ सहानुभूति रख लें, बच्चों को सहेजें, बच्चों को थोड़ा भरोसा दिलाएं, उनके लिए नौकरियां खोलें। जैसे अग्निवीर लेके आ गए, जैसे इन्होंने प्राइवेटाइजेशन हर जगह कर दिया, शिक्षा व्यवस्था की ऐसे की तैसे कर दी, इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था की बिल्कुल गरीब आदमियों के पहुंच से बाहर कर दिया। इस प्रकार से न करें। गरीबों की आह से बड़े बड़े लोग जो बचपन में दोहा पढ़ा था, याद तो मुझे नहीं है, कि जो सांप लोहा भी भस्म हो जाता है। तो ये कृपा करके गरीबों की आह मत लीजिए, बच्चों की आह मत लीजिए। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, पूरे परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, आपके अंधभक्त भी। ये जो इस समय देश के अंदर आपके खिलाफ एक लहर चल रही है, इसका विरोध करने की कोशिश न करें। बच्चों की बात सुने, सहानुभूति पूर्वक सुने। और इस प्रकार से 6 घंटे लीडर अपोजिशन को आप पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में बिठाते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको बच्चों से कोई सहानुभूति नहीं है। बच्चों के प्रति जो आपने दुर्दशा उनकी की, जो उनके साथ कर्कशता की, जो उनके साथ क्रूरता की, आप अभी भी उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी भी पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। जल्दी से प्रशांत जी इसके सियासी मायने जरा खंगाले जाएं, आगे क्या दिखाई देता है? अब एफआईआर और दर्ज होंगी जैसे प्रेम कुमार जी कह रहे थे, क्योंकि एक तो है नहीं प्रेम कुमार और प्रशांत जी कि एक तो है नहीं। अभी एम्स ने आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया है, लेकिन जहां जहां से जवाब आए हैं उनमें 10 बच्चे तो हैं जो घायल हुए। एफआईआर होंगी और इसका मतलब पोल खुलेगी सरकार की। 2 अस्पतालों में 10 लोगों के नाम आए, 10 की संख्या आई, पैलेट गन की, लाठियों की और तरीके से नहीं, सिर्फ पैलेट गन। 10 विक्टिम है दिल्ली में। देखिए पहले तो इस वीडियो की बात कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझना होगा और ये मोदी जी को भी सीखना चाहिए कि राहुल गांधी पहले विक्टिम को आगे करते हैं, उसकी बात करवाते हैं। ये हमने छात्रों के साथ जब हुआ था तो भी देखा था।
उसके बाद आप देखिए कि वो उनकी जो एक यंग लॉयर है उसको आगे करते हैं कि तुम भी बोलो कुछ, फिर उसकी माँ को कहते हैं और उसके बाद अपनी बात कहते हैं। ये बेसिक कर्टसी है, ये सीखना चाहिए बाकी लोगों को कि कैसे एक राजनीति कैसे की जाती है। देखिए आज की एफआईआर के बाद जैसा आपने कहा कि 10 एफआईआर 10 तो केस अभी हमारे सामने कंफर्म है हॉस्पिटल के द्वारा, और भी केसेस होंगे। अब ये रास्ता रुकने वाला नहीं है और एफआईआर होंगी और इसमें पुलिस अब मना नहीं कर पाएगी। दूसरा कि राहुल गांधी का ऑलरेडी कनेक्ट युवाओं से है और पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि वो घर पे मिलते हैं, युवाओं के घर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। ये जनता मंतर धरने पे एक इरफान नाम का व्यक्ति था, उसके घर चले गए थे, दिल्ली से काफ़ी दूर रहता है वो, या तमाम सारे ऐसे हम उदाहरण रोज रोज देखते हैं। लेकिन और राहुल गांधी का कनेक्ट तो ऑलरेडी है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी अब बहुत बढ़ गई है। जंतर मंतर में 5-6 बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस युवाओं को लेके कर चुके हैं। वो जिस लड़की ने पुलिस के वैन को रोक के 20 बच्चों को बाहर निकलवाया था, रिया अहिर, उसके साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नेहा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो 4 लड़कियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसको प्राइवेट पार्ट पे हमला किया पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जो युवाओं में बढ़ गई है। लेकिन आज की जो घटनाक्रम है उसका मायने क्या है राजनीति। देखिए राहुल गांधी बहुत सलीके से अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, वो बार बार अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा सा पीछे पोस्टर अमित शाह का लगाया था, और वो उन दिनों का पोस्टर लगाया था जब वो गुजरात में थे। और तो अमित शाह की को टारगेट वो कर रहे हैं, और अमित शाह की एक छवि बनती है। अमित शाह मास लीडर नहीं है, लेकिन उनकी छवि है, और वो छवि बड़ी, जिसको कहा जाए कि एक दबंग की है छवि। डरते हैं, मुख्यमंत्री भी डरते हैं, उनकी पार्टी के मंत्री भी डरते हैं उनके सामने आने से, और जिस तरीके से वो आंख निकाल के बात करते हैं संसद में भी, वो सारी हवा राहुल गांधी ने निकाल दी। संसद भवन में वो आ नहीं पाए और देखा कि कैसे वो बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए मीडिया के सामने बात कर रहे थे कि हम तो तैयार हैं, विपक्ष तैयार नहीं है। और आज उसी पर राहुल गांधी ने एक हमला और कर दिया, चोट पर दूसरी चोट मार दी। तो अमित शाह का जो पूरा ऑरा था राजनीतिक, उसको काफी हद तक घायल कर दिया है राहुल गांधी ने। और ये मोदी के क्राइसिस मैनेजर, गुजरात के जमाने से 25 साल से दोनों साथ हैं, क्राइसिस मैनेजर, उनके संकट मोचक। और वो संकट मोचक जो हैं, उनके क्राइसिस मैनेजर खुद क्राइसिस में है, उनको राहुल गांधी ने खुद क्राइसिस में डाल दिया है। तो मोदी का क्राइसिस मैनेजमेंट वो क्या करेंगे। तो ये राहुल गांधी की बड़ी सोची समझी रणनीति है कि अभी मोदी को छोड़ो, मोदी के साथ तो अभी थोड़ी सी भीड़ है, जिनके पास भीड़ नहीं है और केवल वो अधिकारियों या पुलिस के बल पे अपनी धौंस दिखाते हैं, उनका टायर पहले पंक्चर करो। तो उसमें राहुल गांधी कामयाब हो गए हैं, और कल इसका असर हम पुणे में देखेंगे। जी बिल्कुल, पुणे में इसका असर दिखेगा, ये साफ है। प्रेम कुमार जी, ज़रा आपसे भी इसके सियासी मायने इस एफआईआर के, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा, कैसे देखा जाए। जी राजीव जी, राहुल गांधी के वहाँ से निकलने के बाद बहुत सारी महिलाओं को डिटेन किया गया है, छात्राओं को डिटेन किया गया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और ये समझिए कि अब भी वो खौफ और डराने वाला जो एक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का खत्म नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में धरना दिया, इसको थोड़ा ध्यान दिलाना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हम धरने पर बैठ गए और शांतिपूर्ण बैठे रहेंगे, एक दिन
धरना करेंगे, अगले दिन उठ जाएंगे, ऐसा नहीं था। राहुल गांधी के जो तेवर थे वो थे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन, जितना दिन बैठना होगा हम बैठेंगे, जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे। ये जो तेवर है ना, इसी तेवर के सामने सरकार झुकी है, क्योंकि 7-8 घंटे में ही तो देश आंदोलित होने लगा था। देश के अलग अलग हिस्सों से राहुल गांधी के पक्ष में, समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए थे। और ये प्रदर्शन राहुल गांधी अगर एक्सटेंड करते एक दिन भी, और छात्रों की गूंज अगर रुक जाती, तो आप समझिए कि ये पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे होते। जो जन अल्फा और जो यंगस्टर्स हैं, जन जी, वो सब इसमें शामिल होते, क्योंकि ये मुद्दा छात्रों पर दमन का था। और बहुत सारे दमन जिसमें छात्रों ने मन मार करके अपने आप को रोक रखा था, चाहे माफी मंगवाई गई, माफ कर दिया, इन सब का भी जो गुस्सा दबा हुआ है, उन सब के उभरने का खतरा पैदा हो गया था इस सरकार के पास। इस ऐसे ही नहीं अमित शाह मान गए, ऐसे ही नहीं वो झुक गए, इसलिए झुक गए क्योंकि एक बड़ा जन आंदोलन दस्तक दे रहा था राहुल गांधी के इस तेवर के बाद। और इसको फील तो आज के ही दिन किया जा सकता था, लेकिन एक दिन और रुकते तो जो मैं महसूस कर रहा हूं उस बात को सब लोग महसूस करके बोलते कि देखो इसने, सरकार ने गलती की। लेकिन सरकार ने जो भी गलती की उसका उसने 7.5 घंटे तक में किसी तरीके से कंट्रोल करने का काम किया, वरना ये जो बहुत बैकफायर बहुत तेजी से हो रहा था। लेकिन इतनी चोट इस सरकार को पड़ चुकी है कि इस सरकार के का झूठ उजागर हो गया, दमनकारी चेहरा उजागर। जी, वीडियो डाउन हो गया है प्रेम कुमार जी का, कोई बात नहीं, जल्दी से जब तक आते हैं दोबारा उनके पास हम चलेंगे। अमलेंदु जी ज़रा आपके पास कैसे, क्या सियासी मायने इसके हैं और अब आगे क्या तस्वीरें हम देखने वाले हैं? भविष्यवाणी नहीं, लेकिन विश्लेषण तो ज़रूरी है। राजीव जी, आने वाला समय जो है वो अब मोदी जी के लिए और शाह जी के लिए और कठिन होने वाला है, इसके संकेत एक तो साफ तरीके से मिल गए हैं। दूसरी बात राजीव जी की जो जेन जी पीढ़ी है और जेन अल्फा पीढ़ी है, उसके अंदर राहुल गांधी का भरोसा और ज्यादा कायम हो गया, राहुल गांधी पर भरोसा। और वो इसलिए कायम हो गया, आप सुन भी रहे कि जो साहिल लोचब जो पीड़ित है वो खुद कह रहा है कि एलओपी जो है अगर मेरे साथ नहीं होता तो नहीं होता, और इनकी टीम खुद मुझसे संपर्क करती रही और ये मेरे स्वास्थ्य का लिहाज पूछते रहे बिना किसी मीडिया में आए हुए। यानी मीडिया राहुल गांधी का वो नहीं था कि मीडिया को कुछ बताना है, राहुल गांधी लगातार उसके संपर्क में थे, 1 महीने से उसके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे। राजीव जी, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बात कही थी वो फिर मैं कहना चाहूंगा कि ये जिम्मेदारी बनती थी कॉकरोच जनता पार्टी की और सोनम वांगचुक की वो जो थे लेते हालचाल की क्या है क्या नहीं है। समझौता कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हुआ था, राहुल गांधी के साथ नहीं हुआ था। लेकिन राहुल गांधी ने तमाम छात्रों को जितने के साथ परेशानियां हुई, जिनको पीटा गया, सबके साथ राहुल गांधी खड़े हुए, सबको राहुल गांधी सामने लेकर आए। और आज वो तमाम छात्र राजीव जी, वो चाहे मुस्कान शर्मा हो, चाहे वो रिया अहीर हो और चाहे वो कोई और हो, वो सब आज राहुल गांधी के ही एम्बेसडर बने हुए हैं। तो यानी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो आंदोलन में आए, वो बुलाए चाहे किसी ने हो, कॉल चाहे किसी की हो, लेकिन आज वो सब साथ खड़े हुए किसके दिखाई दे रहे हैं? राहुल गांधी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनके अंदर एक भरोसा ये होता जा रहा है कि राहुल गांधी अगर साथ में खड़े हैं तो हम इस सत्ता से टकरा सकते हैं। और ये हौसला पैदा करना युवा पीढ़ी में ये बहुत ज्यादा जरूरी है राजीव जी। तो ये राहुल गांधी ने ये हौसला युवाओं का टूटने नहीं दिया, जो इस सरकार के खिलाफ उठकर तनकर खड़े हुए थे। राहुल गांधी ने पीछे से आके बैकअप दिया और कहा कि तुम्हारा हौसला मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी पीछे रहते हैं, आगे युवाओं को ही करते हैं। ये हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा जब रिया हीर और फरहानाज और ये सब आए थे बच्चे जिनको राहुल गांधी ने पेश किया था, तब भी राहुल गांधी आ गया। जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उस दिन भी नेहा बोरा और दानिश और अंजलि जब मिलने के लिए पहुंची राहुल गांधी से, तो राहुल गांधी फ्रेम में आ रहे थे और दानिश फ्रेम से बाहर जा रही थी, तो राहुल गांधी हटे और दानिश को फ्रेम में लेकर आए कि तुम इधर को आओ। तो ये जो है राजीव जी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जज्बा, क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनके सामने कैमरे में कोई आ जाए तो नरेंद्र मोदी कहें कि ठीक है मैं कैमरे से हट जाता हूँ?
तो कैमरा जी भी नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। तो ये राजीव जी, राहुल गांधी जो एक भरोसा पैदा कर रहे हैं नई पीढ़ी के अंदर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कल का जो खासतौर से लड़कियों का जो छात्रों की गूंज है राजीव जी, इसका एक बड़ा वो है। प्रेम कुमार जी भी कह रहे थे, दिन में भी हम लोगों ने ये बात कही थी कि अगर ये रात भर राहुल गांधी यहाँ बैठे रहते हैं तो कल छात्रों की गूंज तो यही हो जाएगी संसद मार्ग थाने पर। और क्या अमित शाह ये चाहते हैं कि संसद मार्ग थाना भी अब दूसरा जंतर मंतर बन जाए अगर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है? और अगर ऐसा किया जाता राजीव जी, अगर ऐसा किया जाता तो हम देखते हैं कि सुबह तक संसद मार्ग थाना जो है वो दूसरा जंतर मंतर बन चुका है। और वो जेनजी जो अभी घरों पे वापस चला गया था, वो हमको कल सुबह सब जो था वो दिखाई पड़ता संसद मार्ग थाने के बाहर खड़ा हुआ। और 20 जुलाई से ज्यादा बड़ी तादाद जो थी वो हमको दिखाई पड़ती कल दिल्ली में सड़कों पर जेनजी और जेन अल्फा की। तो ये एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, शुरू में तो समझा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने और इनके नीति निर्माताओं ने, इनके क्राइसिस मैनेजर्स ने, कि राहुल गांधी शायद कोई मीडिया की फुटेज लेने के लिए पहुंच गए हैं और थोड़ी देर हल्ला करेंगे और फोटो वोटो खिंचा के वापस चले आएंगे, जैसे कि हमारे बीजेपी के लोग जाया करते थे। स्मृति ईरानी जाया करती थी, सिलेंडर लेकर फोटो खिंचाए और फिर चली आई। तो सोचा ये था कि ऐसे राहुल गांधी जाएंगे, फोटो खिंचाकर चले आएंगे। लेकिन राहुल गांधी तो वहां बैठ गए अंगद की तरीके से कि तभी हिलूंगा जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और तभी हिले जब एफआईआर दर्ज हुई। आप सारे बहाने जो बना रहे थे, सारे आपको बहाने थे वो छोड़ने पड़े, एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ी। तो यहाँ फिर आप आकर राहुल गांधी के आगे झुके। तो ये राहुल गांधी की जो ये पॉलिटिक्स है राजीव जी, चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा राहुल गांधी इसकी चिंता कर ही नहीं रहे। राहुल गांधी ने जो कोटा से बात कही थी, प्रतिरोध, वो प्रतिरोध ही राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं। और ये प्रतिरोध जो है यही बीजेपी के लिए समस्या है, यही आगे चलकर बड़ी समस्या होगा। ज्ञानेश कुमार मदद नहीं कर पाएंगे इस प्रतिरोध के सामने। ये प्रतिरोध जो है ज्ञानेश कुमार को भी ठीक करेगा। तो ये जो परिस्थितियां बदल रही है, देश की राजनीति जो इस तरीके से बदल रही है राजीव जी, ये प्रतिरोध जो राहुल गांधी ने पैदा किया है और जो आगे पैदा होगा और प्रतिरोध, ये बीजेपी के लिए बड़ा संकट जो है ये आने वाले समय में होने वाला है राजीव जी। प्रशांत जी एक बात कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा किनारे रखते हुए और अभी जो है यानी अमित शाह और बाकी पे अभी पूरा निशाना है। और शायद अभी ज्ञानेश कुमार का नाम ले रहे थे अमलेंदु जी, तो निशाना ज्ञानेश कुमार तक भी जाएगा। आने वाले समय में एक आंदोलन ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और चुनाव सुधार पे होता हुआ हम लोग देखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप का वीडियो डाउन हो गया था। प्रेम कुमार जी हैं हमारे साथ? नहीं दिख रहे हैं प्रेम कुमार जी। हाँ प्रेम कुमार जी, हाँ प्रेम कुमार जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, एक बात जो साहिल ने कही, उनको जो बहुत बड़ा कि मैं हिंदू हूं, उसको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो गर्व से बता रहे थे कि मैं हिंदू हूं, वो शर्म से बता रहे थे कि मैं हिंदू हूं। शर्म से इसलिए कि ये हिंदूवादी जो कथित सरकार है, जो कि मुसलमान समझ के साहिल के साथ में जुल्म हो रहा है, लोग उनके साथ में नहीं आए, इस तरह से जो वातावरण देश में बना हुआ है कि इसमें तो आपने सुना होगा वो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि सब वो पंचर वाले आए थे इसमें जंतर मंतर में, आपको याद होगा। ये जो पंचर वाले आए थे का जो उन्होंने नारा बुलंद किया था, तो उसी में साहिल को तो किया जा रहा था कि गोली लगी है। तो इसी चीज को साहिल ने बहुत शर्म के साथ में, बहुत एहतियात के साथ में इस बात को उन्होंने ये बताया कि वास्तव में हम हिंदू हैं और हिंदू होने के बावजूद हम पर पैलेट गन चले हैं, ये बात उन्होंने बताई। और जाहिर बात है कि ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, ये बात जो कोई भी सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट करता है, जो कोई भी सरकार के खिलाफ में बोलता है, उसको ये दिमागी नक्सल बोलते हैं, उसको ये कुछ भी बोल सकते हैं, पंचर बनाने वाला से लेके कुछ भी, जहां, लेकिन ये केवल उनकी तो एक मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी है, मगर साहिल ये बता रहे कि देखो हिंदुओं के खिलाफ भी इनकी पॉलिसी है। ये जैसे ही इनके खिलाफ जाएंगे ये धर्म नहीं देखेंगे, कभी ये चलाते हैं और उसको पंचर वाला जस्टिफाई भी करते हैं। इस दिशा में साहिल ने सबका ध्यान खींचा है और यहीं पर उन्होंने ये बात है तो पर ही मैं आगे कहना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये आखिर क्यों कहा गया और अब इधर
एफआईआर की कॉपी में देख रहा था, आईओ का नाम चाह रहे थे राहुल गांधी, उसमें आईओ का नाम भी है मोहित वर्मा। और मैं देखना चाह रहा था कि एफआईआर में धाराएं कौन कौन सी हैं, वो मुझे नहीं मिल रही हैं, लेकिन खैर ये भी पता चल जाएगा कि धाराएं किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो एफआईआर नंबर है, बाकी है सारी चीज़ें। चलिए, एक बड़ा काम राहुल गांधी ने आज कर दिखाया, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल एक पैदा होता है, क्या हर एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को जाना होगा? ये सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार से पूछा जाना चाहिए। बीएनएस की धारा, राजीव जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, धाराएं बता रहे हैं। धाराएं बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 125 गैर जमानती है। ये धारा खतरनाक हथियार से किसी को गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। ये दो धारा है, बीएनएस की 118 और 125, इनमें केस रजिस्टर होता है। चलिए, ये भी पता चल गया कि आखिर ये धाराएं 10 साल की सजा है, गैर जमानती वारंट है, और ये सब कुछ आने वाले समय में देखते हैं इसमें जांच कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल फिर भी वही रहेगा कि क्या हर एफआईआर के लिए, जिस देश में गृह मंत्री, अगर वो वीडियो, एक कांग्रेस ने अभी एक वीडियो जारी किया है, वो वीडियो चलते चलते उस वीडियो को देखना ज़रूरी है। अमित शाह बोल रहे हैं और कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर उनकी जुबानी सुन लें तो बेहतर है। ज़रा ले आइए स्क्रीन पे कि अमित शाह बोल रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करते। सुनिए, देखिए जरा। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। 11:30 बजे आए, 7:45 हो गए, तब जाके एफआईआर फाइल की। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। दावा क्या कर रहे हैं आप, और सामने क्या है, हकीकत क्या है, वो सब कुछ सामने है। चलिए, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी देख रहे हैं। अगर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में भी कहाँ, तो सेंटर, हार्ट ऑफ द दिल्ली, नई दिल्ली, जहाँ से 500 मीटर की दूरी पर पार्लियामेंट है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 7 घंटे, 6.5 घंटे, 7 घंटे तक अगर नेता प्रतिपक्ष को धरना देना पड़े तो फिर क्या होगा? अगस्त घूम रहा है, कुछ जोड़ रहे हैं। 14 अगस्त से घूम रहा है। 7 घंटे नहीं सर, एफआईआर में आधा महीना लग गया उसे। 14 अगस्त से घूम रहा है एफआईआर लिखाने को। 7 घंटे तो लीडर ऑपोजिशन को लग गए। मैं वही कह रहा हूँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धरना देना पड़े 7 घंटे, 7.5 घंटे, और ये घूम 14 अगस्त ही नहीं डॉक्टर साहब, वो तो पिछले 1 महीने से हाँ, वैसे कायदे से तभी हो जाना चाहिए। सही कायदे से तभी हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। आपके ऊपर, आप एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, आप याद कीजिए, अगर आप पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, क्या होता है, सबसे पहले पुलिस आती है, आपसे पुलिस पूरी तहकीकात करती है। आप चाहे एक्सीडेंट में जाइए या किसी भी ऐसी घटना में जाइए, और उसमें तो इसके शरीर पे छर्रे लगे हुए हैं, क्या पुलिस नहीं आई होगी? और अगर नहीं आई होगी तो ये भी दुर्भाग्यजनक है। ये भी इस देश की जो व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह है। किसी के शरीर पर छर्रे लगे हुए हैं और वो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचता है, एम्स जैसे अस्पताल में। साहिल लोचब पहुंचता है एम्स में, एम्स की रिपोर्ट है उसके पास, और उसके बाद अगर पुलिस उस समय एफआईआर नहीं करती है और 1 महीना बीत चुका है, तो फिर तो कहा क्या जाए। देखते हैं आगे, शुरुआत अच्छी है, अंजाम अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो बने रहे हमारे इस कार्यक्रम में, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लंबा दिन, बड़ा दिन, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज का, और ऐसी घटनाएँ लोकतंत्र को
और मजबूत करती है। अगर कहीं भी ऐसा कमज़ोर परिस्थितियां नज़र आती हैं तो यही काम विपक्ष का है, विपक्ष के नेता का है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो प्रतिरोध के स्वर को मजबूत करे, और वो ये करता हुआ आज राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए। और मीडिया का काम भी यही है कि उसमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी मदद करे। मदद कैसे? तो जन जन तक खबरों को पहुंचाए। हमारा काम जिम्मेदारी के साथ खबरों को पहुंचाना है, हम करते हैं। कई लोगों को तकलीफ होती है, कई लोगों को लगता है कि हम तो सिर्फ कांग्रेस को दिखा रहे हैं। नहीं भाई साहब, कांग्रेस को दिखाना नहीं है, इसे कांग्रेस को दिखाना नहीं कहते, इसे रियल रिपोर्टिंग कहते हैं। और इसकी ज़रूरत है, वरना भक्ति भाव में तो बैठे हुए सब लोग। राहुल गांधी नहीं बल्कि साहिल लोचब, एक भुक्तभोगी जिसकी एक आंख चली गई, जिसके दिल में अभी भी 2 छर्रे पड़े हुए हैं, वो आखिर जाए तो कहाँ जाए? और बात उसकी देश और दुनिया तक कहीं क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? या अगर जिसने साथ दिया राहुल गांधी ने, उनकी बात क्यों नहीं आनी चाहिए? आइए नरेंद्र मोदी जी, आप साथ दीजिए, आपकी बात भी पहुंचाएंगे हम। या आप सिर्फ भगवान राम के चेहरे में अपना चेहरा लगवा के और प्रेस क्लब में मोदी चालीसा करवाएंगे? क्या आपने खंडन किया? सवाल उठता है। क्या देश के प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया कि जो कुछ प्रेस क्लब में हुआ वो गलत हुआ? जिस भी उनके भक्त ने वहां नरेंद्र मोदी की पूजा की, अर्चना की, मूर्ति दिखाकर, और बिहार में एक भव्य मंदिर बनाने का वादा करके गए, उसकी भर्त्सना हुई? क्या नरेंद्र मोदी ने कहा? नहीं कहा। चलिए सोचिए जरा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसी पैनलिस्ट दोस्तों के साथ। कल का दिन भी बड़ा दिन है। कल राहुल गांधी की सभा है, उधर छात्रों की गूंज, उसको कवर हम जरूर करेंगे। बाकी देश दुनिया की खबरें, कवरेज आप तक हम पहुंचाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।